ट्वेल्थ क्लास के विद्यार्थी का सही रूटीन क्या होना चाहिए? तो आप जो 2 घंटे बैठने वाले विद्यार्थी हो वो 7 घंटे बैठ सकते हो क्या आप? तो ये जो 7 आवर्स की सीटिंग है वो एक साथ नहीं आ पाएगी, आपको उसके लिए एक एक घंटा बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, स्टूडेंट्स को सिलेबस व पेपर पैटर्न का इतना ज्ञान नहीं होता है, जिससे सर वह हर कुछ ही पढ़ लेते हैं। तो सर आप मुझे ऐसे बताइए कि स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस व पेपर पैटर्न को ध्यान में रखना कितना जरूरी है? अगर उसका ध्यान पूरी तरह से किताब में होगा तो उसका और चीज़ों में ध्यान जाएगा ही नहीं। जाएगा नहीं। कंट्रोल खुद पर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कोई हमको दूसरा थोड़ी ना कहता कि भाई तू रील देख, आप गेम खेलो, आप इतनी देर वो उस टाइम पे उस चीज़ पे व्यतीत करो, ये हम खुद ही हैं जो हमने कुछ डिस्ट्रक्शंस को जन्म दे दिया। स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि सुबह जल्दी उठकर पढ़े या लेट नाइट तक जग कर पढ़े। नींद होनी चाहिए, वो आपके 6 आवर्स से 7 आवर्स होने ही चाहिए, 6 to 7 होने ही चाहिए। क्योंकि देखो आप अध्ययन करते हो, पढ़ाई करते हो तो आपका माइंड वर्क करता है, तो इसको भी रेस्ट की आवश्यकता होती है कि ये चीज़ दैट पर्टिकुलर थिंग मुझे क्यों करनी है, किस रीज़न से कर रहा हूँ मैं, किस चीज़ को अचीव करने के लिए कर रहा हूँ। जी, स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ बार बार भूल जाते हैं सर। वो जो एक चीज याद करते हैं उसमें सर वो जो भी पीछे का जो पढ़ते हैं वो वापस से भूल जाते हैं। और विषय होते हैं सर उसमें बच्चे मतलब अपने हिसाब से बना कर लिख देते हैं, लेकिन इंग्लिश विषय में आंसर वो लिख नहीं पाते। ओवर थिंकिंग कई चीज़ों को लेके होती है कि जैसे एग्ज़ाम में वो जो कॉपी है वो कैसे चेक होगी, मेरे इतने मार्क्स मैं इतना लिख कर आया हूँ तो इतने मार्क्स आ जाएंगे क्या। हाँ। ठीक है, पेपर कैसा आएगा, हार्ड होगा, इजी होगा, मेरा पढ़ा हुआ आएगा या नहीं आएगा। तो आपको जैसे आप स्टार्ट करो तो आपको जैसे सेक्शन लिख दीजिएगा, सेक्शन ए, उसके नीचे एक अंडरलाइन कर दीजिएगा जिससे थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन जो नंबर होता है उसको बहुत उचित तरीके से लगाओगे। किसी भी विद्यार्थी को हैंडराइटिंग के बेस पे जज नहीं करना चाहिए जी। ठीक है, लेकिन देखिए हैंडराइटिंग इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका इंप्रेशन खराब कर देती है। ठीक है, हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है जी। हैंडराइटिंग के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आपका एक्सप्रेशन कैसा है। एक्सप्रेशन मीन्स जैसे नरेशन, आप किसी चीज़ को किस तरह से अभिव्यक्त कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो। कि सर स्टूडेंट्स में टाइम को लेकर बहुत समस्या रहती है। जैसे मतलब बहुत सी सर ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से सर स्टूडेंट्स टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। फिर 12th क्लास में सभी विषयों को साथ में लेकर चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी। स्ट्रेस और प्रेशर को लेकर है कि सर मतलब बच्चों पर बहुत मतलब ऐसा प्रेशर होता है, सभी चीज़ों के दबाव से वो सर खुद पर बहुत भारीपन महसूस करते हैं, जिससे सर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। डोंट डिपेंड ऑन टीचर्स एंटायरली, संपूर्ण रूप से टीचर्स पे निर्भर नहीं रहना चाहिए 12th क्लास में। सेल्फ स्टडी से निखार आता है पढ़ाई में। ठीक है, टीचर आपको उस स्तर तक लेकर आ जाता है, लेकिन फिर आप और जो ऊपर वाले स्तर पे जाते हो वो आपकी सेल्फ स्टडी के थ्रू जाते हो। एग्जाम के 2 महीने पहले सिलेबस को कैसे पूरा करें, एक स्टूडेंट को क्या छोड़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए? तो नोट्स का महत्व है 12th क्लास में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट स्मार्ट वर्क ही करता है और एक हार्ड वर्क ही करता है, तो सर मतलब आपके नज़रिए से सही चीज़ क्या है? पेपर में ध्यान रखने योग्य बातों को लेकर है कि स्टूडेंट्स को पेपर देते जाते समय व एग्जाम हॉल में बैठते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश स्टूडेंट्स। मैं हूं अंश। तो आज का ये जो वीडियो सेशन है जी बहुत ही ज़्यादा शानदार, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आज हम बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात करने जा रहे हैं जो एक 12th क्लास का एक स्टूडेंट होता है वो फेस करता है वो अपनी पूरी 12th की जर्नी में। ठीक है, तो आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं जिन्होंने लास्ट ईयर ही अपनी 12th क्लास उत्तीर्ण करी है, तो आज वे हमारे साथ हैं, तो वे कुछ क्वेश्चंस आस्क करेंगे मुझसे। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो हो सकता है हर एक 12th के विद्यार्थी के लिए। ये डजेंट मैटर आप किसी भी बोर्ड से हो, बस आप 12th क्लास के स्टूडेंट होने चाहिए और ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन रहेगा। ठीक है, तो मेरी आपसे एक ये रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा आपके अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकता है। तो हम अनेक मुद्दों पे बात करेंगे जो एक 12th क्लास का स्टूडेंट होता है वो अपनी पूरी 12th की जर्नी में फेस करता है। ओके, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, डाउट्स, क्वेश्चंस बच्चों के मन में होते हैं जो वो आस्क करना चाहता है लेकिन वो कई बार करता नहीं है, लेकिन वो चीज़ों से परेशान हो रहा होता है जिस वजह से उसके जो मार्क्स होते हैं वो इतने अच्छे नहीं आ पाते हैं।
ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगा। इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को, काफ़ी मुद्दों को मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने जा रहा है। इसकी मदद से आप अपने अंदर परिवर्तन तो लाएंगे ही लाएंगे, और आपके जो मार्क्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, और आपकी जो पूरी 12th जर्नी है आप एक स्ट्रेटेजी वाइज बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मेंटेन रखकर आप अपने जो मार्क्स हैं वो हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ये वीडियो सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, ठीक है जी। तो अब हम मिलते हैं अपने गेस्ट से। तो मिलिए, ये है कृष्ण कुमार। हेलो कृष्ण, कैसे हो आप? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर आपने मुझे ये अवसर दिया, जिससे कि सर मेरे मन में जो 12th बोर्ड क्लास में जो मेरे मन में जो बहुत से डाउट्स थे वो आपके समक्ष रख सकूँ, और जो इतने 12th बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके समक्ष रख सकूँ। सर मैंने देखा है कि सर जब मैं 12th क्लास में था तो मैंने सर अपने टीचर से भी ऐसे क्वेश्चन करता था जो मेरे मन में डाउट्स होते थे, तो सर वो उसका साधारण सा उत्तर देके चले जाते थे। और सर जो मेरे सहपाठी थे, जो मेरे साथ में पढ़ते थे, उनके मन में भी ऐसे डाउट्स चलते थे, जिससे कि वो अपनी स्टडीज़ को ठीक रूप से एकदम नियंत्रित कर नहीं पाते थे। तो सर मैं आपसे जो प्रश्न करने जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि सर बहुत से 12th के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके मन में भी ये दिक्कतें होती हैं, और सर वो किसी से डिस्कस भी नहीं कर पाते हैं और हमेशा दुविधा में रहते हैं, जिससे उनकी स्टडी को एक ठीक से एक दिशा नहीं मिल पाती है। तो सर मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि सर एक 12th क्लास के विद्यार्थी का सही रूटीन क्या होना चाहिए। सर मैंने खुद देखा है कई बच्चों में कि सर वो एक रूटीन तो अच्छा बना लेते हैं, लेकिन सर उसको वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिससे सर उनका अध्ययन एक सही दिशा में नहीं चल पाता है और सर वह पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। तो आप मुझे सर इतना बताइए कि एक बच्चे का अच्छा रूटीन क्या और वो उसको कैसे फॉलो करे। तो आपका पहला प्रश्न है रूटीन को लेकर कि एक विद्यार्थी का 12th क्लास में रूटीन किस प्रकार जी होना सर। चाहिए। तो देखिए, ऐसा है कि 12th क्लास जैसे स्टार्ट होती है ना, तो कई विद्यार्थी जोश में रहते हैं, तो वो एक शेड्यूल और टाइम टेबल कहें, वो इस प्रकार का बना लेते हैं जोश जोश में कि इतने आवर्स की स्टडी करनी है, इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे में ये करूंगा, इतने घंटे में वो करूंगा। लेकिन वो रूटीन उनसे 1 या 2 दिन तक फॉलो होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन तक फॉलो होता है। इसके बाद फिर वे रूटीन में दिक्कतें आने लग जाती है। वो कभी तो उस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं, तो कभी नहीं करते हैं। क्योंकि वो स्टार्टिंग का जोश रहता है, फिर बाद धीरे-धीरे जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं, तो फिर उनका सिलेबस भी कंटिन्यू होता रहता है, फिर उनका वर्क भी होता है, स्कूल का वर्क भी होता है, और उनको इधर-उधर, तो बच्चे देखा जाए तो फिज़ूल में ही समय व्यर्थ भी करते हैं। स्टार्टिंग अगर आपकी हो 12th क्लास की, तो आपको रूटीन हो, जो भी आप टाइम टेबल बनाओ, उसको एक सीमित आकार दीजिए कि इतने आवर्स की स्टार्टिंग में ही। आप ये नहीं कि मैं 12 आवर्स पढ़ूंगा, 8 आवर्स पढ़ूंगा, ठीक है, 6 आवर्स पढ़ूंगा। आपको पहले अपने अंदर अपने मन से ये चीज आस्क करनी है कि मुझे इतने घंटे की एक बार होमवर्क के अलावा, स्कूल के होमवर्क के अलावा मुझे इतने आवर्स की सीटिंग देनी है, मुझे इतने घंटे ये चीज़ पढ़नी है। उस हिसाब से आप अपना जो टाइम टेबल है, जो भी शेड्यूल है, एक रूटीन है, उसको बनाएं। रूटीन आपका इस प्रकार होना चाहिए कि इतने बजे मुझे उठ जाना है तो उठ ही जाना है। इतने बजे मुझे इस तरह से प्रिपेयर होके स्कूल से पहले मैं सुबह हो सके तो 1 घंटा पढ़ कर जाऊं। समझ रहे हैं? ठीक है, तो जैसे स्कूल से पहले 8-9 बजे का जो भी टाइम होता है, तो उससे पहले मैं कुछ हद तक मैं सुबह अगर मॉर्निंग में जल्दी उठूँ तो मैं 1 घंटे का टाइम निकाल सकता हूँ पढ़ने का। ठीक है, तो आपका इस तरीके से आपको टाइम को मैनेजमेंट करना भी हो जाएगा, आपका रूटीन भी अर्ली मॉर्निंग का उठने का भी हो जाएगा, जिससे आप समय पे उठ जाएंगे। तो आपका 1 घंटा अगर आप पढ़ने को देते हैं, तो वो चीज़ आपकी स्टडी में काउंट हो जाएगी। ठीक है, फिर आपका स्कूल टाइम हो जाता है, तो उसके बाद आप थोड़ा बहुत 1 घंटा रेस्ट का दे दीजिए, जिसमें आप आएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, खाना वगैरह खाएंगे, वो वाला पोर्शन हो जाता है। तो उसके बाद आपको ये मान के चलना है कि जैसे इस इतने बजे अब मैं स्टडी करने बैठ रहा हूँ, तो मैं 2 आवर्स एक ये सब्जेक्ट पढ़ता हूँ। समझ रहे हैं आप कि 2 घंटे मुझे इस सब्जेक्ट को देने हैं। फिर मैं थोड़ा ब्रेक लूंगा, आधी घंटे का ले सकते हो आप ब्रेक, फिर मुझे 2 घंटे इस सब्जेक्ट को देने हैं। एक एक घंटे का भी आप कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग में आपको 2 घंटे ही देने हैं। क्योंकि एक बार अगर रूटीन एक बार थोड़ा सा बैठ जाता है, तो उसके बाद उसको अगर हमने मानो आप जैसे 10 दिन भी उसको फॉलो करते हो ढंग से, तो वो चीज़ आपकी हैबिचुअल हो जाती है। फिर आप उसको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाओगे ना, तो वो अच्छे से फॉलो हो जाएगा। लेकिन आप स्टार्टिंग में ही अगर इतना लंबा रूटीन कर दोगे और इतने आवर्स लगा दोगे, तो ना तो आपकी सिटिंग इतनी अच्छी हो पाएगी और ना आपका रूटीन फॉलो होगा।
तो मेरा ये कहना है आपसे कि आप अपनी दिनचर्या को माइंड में लाइए कि मैं पूरे दिन में करता क्या हूँ, मेरा पूरा दिन किस प्रकार से होता है। एक बार माइंड में लाए तो फिर आपको ये ध्यान में रखना है कि इतने बजे मैं उठूं, सुबह स्कूल जाने से पहले मैं 1 घंटा पढ़ लूं, और मैं इतने बजे आ जाता हूँ तो मुझे इतने बजे तक मैं खाना वगैरह खा के रेस्ट वगैरह करके मैं फ्री हो जाऊँ। ठीक है, तो उसके बाद मुझे इतने बजे ये इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, पढ़ने बैठना है, 1 घंटा इस सब्जेक्ट को देना है, 1 घंटा इस सब्जेक्ट को देना है, 1 घंटा। तो इस प्रकार बीच में आप आधी घंटे का गैप लेना चाहिए हर, जैसे ही आपने 1 घंटा किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा, उसके बाद आप आधी घंटे का ब्रेक, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, स्टार्ट, तो क्योंकि माइंड को दूसरे सब्जेक्ट में ले जाने में थोड़ा सा आपको जरूरी है वो चीज। अगर आप उसी में, कई बार क्या होता है दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो माइंड उसी सब पहले वाले सब्जेक्ट में रहता है। जी। ठीक है ना, ये चीजें दिक्कत होती है, कई याद करने में उसी वजह से प्रॉब्लम भी होती है। ठीक है, तो आधी घंटे का ब्रेक आपको लेना ही चाहिए, फिर आप नेक्स्ट जो सब्जेक्ट हो वो आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी दिनचर्या को ध्यान में रखते हुए आप 1-1 घंटे का टाइम दीजिए पहले, थोड़ा थोड़ा जैसे 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 आपका टाइम गुजरे, जैसे आपने 10 दिन फॉलो कर लिया, 10 दिन फॉलो कर लिया तो आप थोड़े से रूटीन के टच में आ जाओगे, हैबिचुअल हो जाएगा वो थोड़ा आपके। फिर आप जैसे जैसे आपकी सुविधा के अनुसार, चलो मैं 1.5 घंटे बढ़ा देता हूँ, 2 घंटे बढ़ा देता हूँ, तो इस हिसाब से अगर आप 1-2 महीने करोगे तो आपका जो रूटीन है ना वो एकदम बेस्ट हो जाएगा। क्यों, मानते हो ना जी आप? जी सर। क्योंकि अगर हम किसी चीज को एकदम से करें तो वो चीज इतनी अच्छे से निखरती नहीं है। अगर हम उसको धीरे धीरे करें और फिर पहले उसको अपना कर चीजों को फॉलो करें, तब जाके वो चीज होगी। तो इस जी। प्रकार एक 12th क्लास का स्टूडेंट का रूटीन रहना चाहिए, जिससे कि वो अपने अध्ययन को नियमित रूप से जारी रख सकते हो। देखो, एक नियमितता जो चीज होती है, रेगुलरिटी, वो बहुत जरूरी है 12th क्लास में। क्योंकि आप किसी दिन तो 3 घंटे पढ़ लोगे और अगले दिन अगर आप पढ़ते नहीं हो तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। तो एक नियमित विद्यार्थी, आप चाहे 2 घंटे भी रेगुलर पढ़ रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है। नियमितता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई सर। बार बच्चे बहुत ज्यादा फ्लो में आकर, आज मैं 7 आवर्स पढ़ लिया और फिर कल कुछ भी नहीं पढ़ते कल हैं, कुछ भी तो नहीं। उसका कोई मीनिंग नहीं रहता। आप जी। चाहे उस दिन 4 आवर्स भी पढ़ लो, अगले दिन भी 4 आवर्स पढ़ लो। जी तो सर। नियमितता हर दिन की बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से रूटीन रहेगा बच्चों का, और जिस प्रकार से वो फॉलो करेंगे हर चीजों को ध्यान में रखते हुए, जी। तो एक अच्छा रूटीन बन सकता है। बस हमारे को मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है और धीरे धीरे उस रूटीन के अंदर ढलना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से एक 12th क्लास के विद्यार्थी का रूटीन होना होना चाहिए। चाहिए। हाँ सर, मैं समझ गया कि एक 12th क्लास के विद्यार्थी का रूटीन कैसा होना चाहिए। मैं आपके उत्तर से सर पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। तो सर मेरा आपसे अगला प्रश्न सिलेबस व पेपर पैटर्न को लेकर है। बेसिकली सर हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स को सिलेबस व पेपर पैटर्न का इतना ज्ञान नहीं होता है, जिससे सर वह हर कुछ ही पढ़ लेते हैं। जी। तो सर आप मुझे ऐसे बताइए कि स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस व पेपर पैटर्न को ध्यान में रखना कितना जरूरी है। बिल्कुल। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। तो देखिए, सिलेबस को और पेपर पैटर्न को, दोनों की अलग अलग अहम भूमिका है। जी। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, विद्यार्थी सिलेबस को इतना ध्यानपूर्वक नहीं देखते हैं। जी सर। ओके, और पेपर पैटर्न को भी इतना ध्यानपूर्वक नहीं देखते हैं, तो फिर एकदम से जैसे एग्जाम में जाते हैं तो फिर उनको पेपर पैटर्न एक अलग प्रकार का लगता है। जी। ठीक है, और सिलेबस को भी अगर ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो क्या उनके सिलेबस में कौन सा पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, किसको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखते हुए पढ़ना चाहिए, जी। किसको नहीं। तो एक सिलेबस को ध्यान में रखना, ये स्टार्टिंग में जैसे विद्यार्थी 12th क्लास में जैसे ही विद्यार्थी आ जाते हैं तो उनको सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि सिलेबस से रूबरू होना, कि उनको अपना सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरा 12th क्लास का इस सब्जेक्ट का ये सिलेबस है। जी। और उसको आपकी जो फेयर नोटबुक होती है उसमें राइट डाउन कर लेना चाहिए। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड के, किसी भी स्टेट बोर्ड के विद्यार्थी हो, सबके जो ऑफिशियल साइट होती है बोर्ड की, उस पर सिलेबस प्रोवाइड रहता है। जी सर। तो उसको उनको देखना चाहिए, पीडीएफ आ जाती है, तो उसको आपको जो भी आपका सब्जेक्ट हो उससे रिलेटेड आपको अपने जो फेयर नोटबुक होती है अपने, तो उसमें पीछे की तरफ सिलेबस और जो जो टॉपिक्स हैं उनके नाम और उनके कितने कितने मार्क्स हैं जी। हाँ। वो लिख लेने चाहिए, लिख जिससे लेना। एक आइडिया रहता है विद्यार्थी को कि इस प्रकार से मुझे मेरी पूरी 12th क्लास में पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो वो सिलेबस, टॉपिक्स के नाम और उधर उनका अंकवार, जो उनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि ये टॉपिक इतने नंबर का है, ये टॉपिक इतने नंबर का है। ठीक है, जी। तो ये चीजों का ध्यान में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये चीजें जब ध्यान में नहीं होती तो आप बच्चे असमंजस में रहते हैं और जो समझ में आ रहा है पढ़ लेते हैं, जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है उनको छोड़ देते हैं, जो थोड़ी कम है उनको कर लेते हैं। ठीक है, तो
तो इस प्रकार से उनमें द्वंद्वात्मक स्थिति रहती है, सीधी सी बात। तो सिलेबस को जानना और उनके अंक भार को जानना कि ये मेरा जो टॉपिक है ये इतने नंबर का है, ठीक है, तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो सिलेबस, मेरी यही आपसे सलाह है कि आप जैसे ही 12th क्लास में आए तो आपका जो सिलेबस है उसको आपकी जो उस दैट पर्टिकुलर जो नोटबुक है उसमें पीछे की साइड आपको अपना सिलेबस लिख लेना चाहिए और साथ साथ उसके मार्क्स भी लिख लेना चाहिए। कि जैसे इंग्लिश की बात करें तो जैसे रीडिंग सेक्शन इतने मार्क्स का होता है, राइटिंग सेक्शन इतने नंबर का, उसमें शॉर्ट कंपोजिशन इतने की आ रही है, लॉन्ग कंपोजिशन इतने की आ रही है। ग्रामर सेक्शन में 4 टॉपिक्स दे दिए, तो ये 4 टॉपिक्स कितने कितने नंबर के हैं, टेंसेस हो गए, नरेशन हो गए, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गई, समझ रहे हैं आप। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये कितने मार्क्स के हैं, क्वेश्चन आंसर्स कैसे आते हैं, तो इन चीजों का ना ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इससे क्या है, विद्यार्थी को एक आइडिया हो जाता है जी, एक आइडिया हो जाता है, तो फिर वो उस आइडिया के अनुसार अपना जो नियमितता बनाए रखता है पढ़ाई में, और कि हाँ ये पोर्शन इतने मार्क्स का है तो मुझे इसको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, हाँ, कवर करना चाहिए, इसको बहुत ज्यादा अच्छे ध्यान से कवर करना चाहिए, हाँ, है ना। तो इन चीजों का ध्यान में होना बहुत जरूरी है। और रही बात पेपर पैटर्न की, तो पेपर पैटर्न हर साल जैसे बोर्ड होते हैं वो अपना रिलीज करता ही है एग्जाम के, जैसे दिसंबर में जैसे मॉडल पेपर्स आते हैं, ब्लूप्रिंट आते हैं, तो वो पेपर पैटर्न होता है, तो उसको भी आपको देख लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो सिलेबस को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, और उनके अंक बार को कि ये टॉपिक इतने नंबर का है। और फिर जैसे जैसे एग्जाम पास में आती है तो आपको आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो गत वर्ष आ चुके हैं तो उनको देख लेना चाहिए कि इस प्रकार से पेपर आता है हमारा बोर्ड एग्जाम का। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सिलेबस भी ध्यान में होता है, सब चीजें ध्यान में होती है, लेकिन पेपर पैटर्न ध्यान में नहीं होता है, तो बच्चे सीधे ही एग्जाम बोर्ड एग्जाम में जाते हैं तो पेपर पैटर्न से थोड़ा सा डर जाते हैं कि इस प्रकार का पेपर पैटर्न होता है क्या। तो मेरी ये सलाह है कि जो पेपर पैटर्न होता है उसको आप शुरुआती दिनों में ही देख लें, और जिससे आप वहां पे जाके भयभीत ना हो, डरे नहीं। आपको क्यों, एक बार क्या होता है जैसे हम पेपर को रीड करते हैं तो कई बार क्या ज्यादा डर जाते हैं, तो जिस वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और फिर हमारे पेपर करने में भी दुविधा होती है। तो पेपर से पहले रूबरू होना बहुत जरूरी है कि आपको इस प्रकार का मेरा पेपर आना है, तो अगर आप पहले से ही उस चीज से वाकिफ होगे तो फिर आपको एग्जाम में दुविधा नहीं होगी। मानते हैं ना आप ये चीज। तो सिलेबस, आपको सिलेबस की भूमिका भी अलग है और पेपर पैटर्न की भूमिका भी अलग है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी 12th क्लास में पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे कि आपके मार्क्स में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो। तो इस प्रकार से सिलेबस और जो पेपर पैटर्न होता है, इनको विशेष तौर पर हर एक विद्यार्थी को जिसको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं ना जी, तो उसको तो देखो सिलेबस और पेपर पैटर्न जो होता है उसको हमेशा ध्यान में रख के ही पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आपने आस्क करा, जो कई विद्यार्थियों के लिए बहुत दुविधाजनक होता है, क्योंकि विद्यार्थी ध्यान नहीं देते हैं सिलेबस पे, बस जैसे चल रहा है चलने देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, तो बस फिर उस हिसाब से उनको एग्जाम में भी इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है जी, तो सिलेबस और पेपर पैटर्न की दोनों की अहम भूमिका होती है 12th क्लास में, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको आपकी जो 12th क्लास की पढ़ाई है वो अच्छे से करनी चाहिए। अब सर मैं आपसे अगला प्रश्न सिटिंग को लेकर करना चाहूंगा कि सर जो 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं सर वो एक मतलब सिटिंग को अपनी ठीक प्रकार से कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, 2 घंटे पढ़ते हैं फिर वापस से उठ के चले जाते हैं, मतलब सर सिटिंग उनकी ठीक प्रकार से नहीं चल पाती। हाँ सर, तो सर सिटिंग कैसी होनी चाहिए, कितनी देर की होनी चाहिए? तो ये जो सिटिंग का जो पोर्शन होता है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है 12th क्लास की जर्नी में, क्योंकि देखो हाल ही में हम देखते हैं, बेसिकली हम देखें तो कई विद्यार्थी जैसे टाइम टेबल बना लिया कि अब मुझे इतने घंटे बैठना है, ठीक है, तो 3 आवर्स बैठे हुए हैं, लेकिन विद्यार्थियों के साथ समस्या क्या है कि वो 3 घंटे बैठ नहीं पाते हैं, 3 घंटे बैठ नहीं पाते कंटिन्यू। कई विद्यार्थी तो होते हैं जो हैबिचुअल होते हैं, सिटिंग की अच्छी सिटिंग होती है स्टार्टिंग से, तो वो 3 घंटे भी बिठा लो उनको, चाहे 4 घंटे भी बिठा लो, वो बैठ जाते हैं, है ना। लेकिन कई विद्यार्थियों के साथ दिक्कत ही होती है कि वो पढ़ाई में अच्छे होते हैं लेकिन उनसे जो सिटिंग है ना वो कंटिन्यू नहीं बनी रहती उनकी, कि जैसे 1.5 घंटा या 2 घंटे पढ़े तो अब उनको वो उठ जाते हैं या फिर इधर उधर चले जाते हैं, मानते हैं ना आप। तो ये प्रॉब्लम बनी रहती है। तो देखो इसका इम्प्रूवमेंट तो देखो आपको आपके अनुसार ही करना पड़ेगा, आपको जो भी आपका शेड्यूल है, जो भी आपका टाइम है, मानते हैं ना। क्योंकि जैसे माने आप, जैसे आपकी सिटिंग 2 आवर्स की है, तो अब आप चाहेंगे कि मैं भाई 7 घंटे पढ़ने लग जाऊं, तो वो चीज नहीं कैपेबल, मानते हैं ना आप, आप में इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो आप जो 2 घंटे बैठने वाले विद्यार्थी हो वो 7 घंटे बैठ सकते हो क्या आप?
नहीं सर, लेकिन आप धीरे धीरे करके 7 घंटे हाँ तो बैठ इम्प्रूव हो जाओगे, सकता है मानते हो ना? जी सर। तो ये वाली चीज है कि आपको जैसे माने आप 2 आवर्स बैठ पाते हो, जी लेकिन आप अब आपकी डिजायर हो, आप ये चाहते हो कि भाई मैं 8 घंटे बढ़ गई। सीधे ही 8 घंटे पढ़ने बैठ जाऊं, हाँ तो वो चीज नहीं हो सकती है। सिटिंग इम्प्रूवमेंट ऐसा होता है कि आपको, जैसे आपने 2 आवर्स पढ़ लिया, जी। ठीक है, तो खुद पे थोड़ा सा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। एक तो हम्म, खुद को थोड़ा सा मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, हाँ खुद डिसिप्लिन होना और मन को कंट्रोल करना। और फिर जैसे आपको माइंड में और जो अदर एक्टिविटीज को नहीं लाना उस टाइम, जी सर। कि चलो 2 घंटे पढ़ लिया, अब मैं ये काम कर कर आ जाता हूँ, हाँ मानते हैं ना आप? मानते हैं सर। तो आप जैसे आपको ये जो 7 आवर्स की सीटिंग है वो एक साथ नहीं आ पाएगी, आपको उसके लिए एक एक घंटा बढ़ाना पड़ेगा। हाँ जैसे आप 2 आवर्स बैठ पाते हो, ठीक है, तो आप सीधे 7 घंटे नहीं, आप 1 घंटा बढ़ाइए। 1 घंटा, जैसे आज 3 घंटे कल 4 घंटे, हाँ, ऐसे। ऐसे इस हाँ प्रकार से फिर आपकी धीरे धीरे जो सिटिंग इंप्रूवमेंट होने लग जाएगी, हाँ तो आप उस चीज के हैबिचुअल हो जाओगे। हाँ। ठीक है, तो जैसे आपने 3 आवर्स पढ़े, तो जैसे आधे घंटे का ब्रेक तो लेना ही चाहिए, उससे क्या थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स मिल हाँ जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। फ्रेश हो जाता है। और फिर उसके बाद जब आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ते हो, जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हो ना, तो उसमें आपका जो फोकस होता है ना, वो थोड़ा ज्यादा अच्छे से बना रहता है। ठीक है, तो जैसे आपने 3 आवर्स सिटिंग कर ली, तो आप आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हो। जैसे 2 आवर्स भी कर ली, तो आप 15-20 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, मानते हैं ना? जी और सर। सिटिंग इम्प्रूवमेंट एक साथ नहीं होता है कभी भी, सिटिंग इम्प्रूवमेंट कभी भी एक साथ नहीं होता है जी। आपको स्टार्टिंग में इतना समय पढ़ेंगे, जैसे आपकी कैपेसिटी देखनी पड़ेगी। सब बच्चों की अलग अलग हाँ कैपेसिटी होती है, आराम से। कि कई बच्चे 2 घंटे पढ़ पाते हैं, कोई 3 पढ़ पाते हैं। तो आपकी कैपेसिटी के अनुसार, कि भाई मैं 3 आवर्स पढ़ता हूँ, तो अब मुझे अगर मेरे को ये 7 या 8 आवर्स तक पहुंचना है ना, तो मुझे उस हिसाब से मेरी सिटिंग को बढ़ाना है। तो मैं आज 1 आवर खुद पे कंट्रोल करके, खुद को हाँ मन को शांत करके, हाँ डिसिप्लिन कर कर खुद को मैं 1 आवर पढ़ता हूँ आज जोर मार के, मानते हो ना आप? जी और सर। फिर अगले दिन भी आपको वो चीज करनी है, जी और 2-3 दिन आप एक एक घंटा पढ़ोगे ना, फिर आप वो जैसे 2 घंटे पढ़ने वाला विद्यार्थी वो 3 घंटे बैठने लग जाएगा, मानते हो आप? जी सर। और फिर जैसे जैसे फिर उसको और होगा कि चलो 1 घंटा और बढ़ा दिया और जाए, बढ़ा दिया। तो फिर वो 2 या 3 दिन 1 घंटे को और फॉलो करेगा, मानते हैं? तो वो 3 घंटे 4 घंटे बैठने लग जाएगा। तो इस तरीके से कुछ ही महीनों में, ठीक है, वो हर एक बच्चे की कैपेसिटी पे डिपेंड है, और उसके मन की कंट्रोल की शक्ति कितनी है उस पर डिपेंड है। तो वो इम्प्रूवमेंट अच्छे से कर सकता है, हर एक विद्यार्थी कर सकता है, किसी इसमें कोई दुविधाजनक बात नहीं। एक मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप जितने भी आवर्स बैठ रहे हो, उसमें थोड़ी देर ब्रेक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 आवर्स पढ़ लिए, तो आधी घंटे का ब्रेक अब मैं लूंगा। उसमें आप कुछ भी, अपने माइंड को शांत रख लीजिए, आइज को क्लोज कर लीजिए, कुछ अच्छा सोच लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, ठीक है? जी तो इस प्रकार से करना चाहिए। तो सिटिंग इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होगा। इनिशियली स्टेज पे दिक्कत आती है शुरुआती टाइम पर, लेकिन धीरे धीरे आपके, जैसे आप हैबिचुअल होते जाओगे, तो आपकी सिटिंग भी बढ़ती जाएगी, और एग्जाम के पास जब आप आओगे, तो आपकी सिटिंग बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो जाएगी। आप अच्छे पढ़ पाओ, क्योंकि एग्जाम के पास तो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत होती है जी। जी सर। तो उस टाइम अगर हम सिटिंग की बात करें, तो उस टाइम नहीं होती, आपकी शुरुआत से आपको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है? तो एग्जाम जैसे जैसे पास में आएगी, तो उस हिसाब से आपकी सिटिंग का जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? तो एग्जाम के पास तो बहुत अच्छे से पढ़ना भी पड़ता है, तो आपका जैसे एग्जाम से 2 या 3 महीने तक आपकी सिटिंग इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगी। एक साथ नहीं होगी, इसको आपको स्टार्टिंग से लेकर चलना है, जिससे आपके एग्जाम से 2-3 महीने पहले तक आपकी जो सिटिंग इम्प्रूवमेंट है वो आप जितना चाहते हैं उस हिसाब का हो जाए। तो इस प्रकार से हर एक विद्यार्थी अपनी सिटिंग है वो बढ़ा सकता है। ओके सर, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। अब सर मेरा आपसे अगला प्रश्न फोकस को लेकर है कि सर बच्चे पढ़ाई में फोकस कैसे करें, वह कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई को जारी कैसे रखें। सर मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है कि सर वो पढ़ाई में मतलब उनका ध्यान इधर उधर होता है, जिससे कंसंट्रेशन के साथ उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। जी तो सर ऐसी क्या चीज है कि मतलब बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए कि फोकस व कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई को जारी रखें। जी, ये दोनों चीजें ही अगर देखा जाए तो पढ़ाई में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो जब विद्यार्थी पढ़ता है तो उसका ध्यान है ना वो इधर उधर रहता है, और चीजों में रहता है, माइंड में और चीजें चलती रहती है, स्कूल में क्या हुआ, दोस्त क्या कह रहा है, और उधर जाना है इधर जाना है, तो इस प्रकार की चीजें चलती रहती है। तो जब वो पढ़ने बैठता है ना, तो उसका जो ध्यान है वो और चीजों में ज्यादा रहता है और किताब में कम रहता है, जी ठीक है? तो इस वजह से वो फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई को नहीं कर पाता ढंग से, ठीक है? तो यही सलाह है कि विद्यार्थी को जब वो पढ़ाई कर रहा है, तो उसका सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि उसका जो ध्यान है वो पूरा किताब में होना किताब चाहिए, में। और जो भी सारी चीजें हैं, जो भी माइंड में चीजें आ रही है, उनको साइड रखना चाहिए, कि नहीं, पढ़ते टाइम सिर्फ
पढ़ाई, पढ़ते टाइम सिर्फ पढ़ाई। इसके अलावा और जब चीजें होंगी वो मैं ब्रेक में सोच लूंगा, कर लूंगा, ठीक है। जब पढ़ते वक्त आपका जो ध्यान है वो पूरा बुक में, आपको जो लर्न कर रहे हो, जो भी आप वर्क कर रहे हो, उसमें ध्यान रहना चाहिए पूरा। और जब आप पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व रहोगे ना, तब आपका फोकस भी हो जाएगा और कंसंट्रेशन के साथ आप आगे कंटिन्यू पढ़ते भी रहोगे। अगर आपके माइंड में और चीजें आ रही हैं तो आपका ध्यान ना तो उसमें लग पाएगा ना और चीजों में लग पाएगा, मानते हैं? तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका जो पूरा फोकस है, जो पूरा ध्यान है, वो सिर्फ किताब में होना चाहिए। और जो अदर एक्टिविटीज है और जो अदर काम है जो भी है, उन सब चीजों को आपको साइड में रखना चाहिए। और जब पढ़ते वक्त सिर्फ पढ़ाई, ठीक है, उस हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपका फोकस आपके हमेशा बुक में ही रहेगा, ठीक है। और जब माइंड जब बुक में रहेगा तो फिर आपको और चीजों का विचार भी नहीं आएगा। फोकस और कंसंट्रेशन का यही एक लफड़ा है कि जब विद्यार्थी जब पढ़ रहा होगा ना, अगर उसका ध्यान पूरी तरह से किताब में होगा तो उसका और चीजों में ध्यान जाएगा ही नहीं। और अगर वो जब थोड़ा बहुत पढ़ रहा है, थोड़ा बहुत और चीजों के बारे में सोच रहा है, तो फिर ना तो उसकी ढंग से पढ़ाई हो पाएगी, ना उसका और काम होते रहेंगे। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप उस टाइम सिर्फ पढ़ाई ही करें, क्योंकि और जो काम है वो बाद में हो जाएंगे। पढ़ते वक्त आपको जो पूरा माइंड आपको सिर्फ आपकी बुक में होना चाहिए, और फोकस और जो कंसंट्रेशन है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर जब आप अपने माइंड को कंट्रोल रखेंगे और सिर्फ पूरा जो ध्यान है कि अब मैं पढ़ने बैठ गया हूँ, तो अब मेरा जो पूरा ध्यान है वो सिर्फ बुक में होना चाहिए। और जो सारी चीजें वो आप मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। और तो आपका जो कंसंट्रेशन है, आपका जो फोकस है, आपका पूरा टोटली बुक में ही होगा। और फिर आप खुद भी महसूस करेंगे कि मुझे बहुत अच्छे से चीजें याद हो रही हैं जी, मुझे बहुत अच्छे से चीजें याद हो रही हैं। और मेरा जो मन है वो पूरी तरह से किताब में पढ़ाई में लग रहा है, ठीक है। ये चीजें आपको खुद झलकेंगी कि आप जब जैसे भी कोई चीज लर्न करोगे तो आपको लगेगा अच्छा यार ये तो मुझे बहुत जल्दी याद हो गई, मानते हैं ना। और अगर आपका माइंड इधर उधर रहेगा और आप कोई चीज चल रही होगी दिमाग में, कभी क्या चल रही होगी, बीच बीच में कुछ भी आप कर रहे हो, फोन उठा रहे हो, कभी क्या कर रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, तो उस चीज, ये सारी डिस्टर्बेंस है, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। और पढ़ते वक्त और कंसंट्रेशन और फोकस का एक दिक्कत ये भी रहती है कि हम जहाँ पे पढ़ रहे होते हैं ना, तो आस पास में घर वाले होते हैं और कुछ भी होते हैं, तो कुछ सामान की आवाज आ जाती है, फिर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, कुछ कह रहे होते हैं, तो उस वजह से भी हमारा जो माइंड है ना वो किताब में नहीं लग पाता है। तो हम कोशिश ये करें कि जब हम पढ़ रहे हो तो शांति हो, ठीक है, और मतलब या फिर शांत जगह बैठ के पढ़ना सही रहता है, एकांत में जब आप पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि देखो, आप पूरा फोकस भी आपके माइंड में इधर उधर कुछ आ भी नहीं रहा है, लेकिन जब परिवेश, आप जिस वातावरण में बैठे हुए हो उसमें अगर शोरगुल हो रहा है, या फिर घर में कोई कन्वर्सेशन हो रही है, या फिर कोई किसी को बोल रहा है, कुछ कर रहा है, तो आपका जो माइंड है फिर वो उधर चला जाएगा, तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो टूट जाएगा, वहां पे फोकस नहीं रहेगा माइंड में, आप इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो मेरी सलाह ये है कि जहाँ पे आप पढ़ते हो वो परिवेश आपका आपके अनुकूल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिससे वहां पे ज्यादा शोरगुल ना हो और आपकी जो पढ़ाई है उसमें बाधित ना हो, ठीक है। और आप अच्छे से अपने परिवेश को ध्यान में रखते हुए, अपनी जगह को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए, माइंड को कंट्रोल रखना चाहिए, और पूरा ध्यान पूर्वक अपनी, जब आप अपनी बुक में रहोगे तो आपका जो फोकस और कंसंट्रेशन है वो एक साथ बुक में रह जाएगा। तो इस प्रकार से एक विद्यार्थी को फोकस और जो कंसंट्रेशन होता है वो अपनी बुक में रह सकता है, और फिर वो चीजों को लर्न करेगा ना जब, तो उसको बहुत जल्दी चीजें याद होगी, ठीक है। तो परिवेश का ध्यान, जिस एरिया में वो बैठ के पढ़ रहा है उसका भी बहुत स्टूडेंट के लिए अनुकूल होना चाहिए, हाँ वो अनुकूल होना चाहिए, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि एरिया जहाँ कहाँ पे मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ, ओके। और माइंड को कंट्रोल करना कि मेरे, जब मैं पढ़ते वक्त मेरे दिमाग में और कोई चीज नहीं चलनी चाहिए, है ना, सिर्फ पढ़ते वक्त सिर्फ पढ़ाई। तो इस प्रकार से अगर आप करोगे, स्टार्टिंग में नहीं होगा, थोड़ी बहुत दिक्कतें भी फेस करोगे आप, लेकिन धीरे धीरे अगर आप ऐसे करते रहोगे तो आपका जो कंसंट्रेशन है, जो आप कुछ भी चीजें याद करोगे वो आपको जल्दी सी याद होने लग जाएगी, और आप फोकस भी आपका पढ़ाई में इम्प्रूव हो जाएगा पहले से, धीरे धीरे चीजें आराम से बिल्ड हो जाती है। जी सर, बहुत ही अच्छा उत्तर बताया आपने। सर मेरा आपसे अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया एडिक्शन और डिस्ट्रक्शन को लेकर है। सर आज के समय में हम देखें तो डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन भरे पड़े हैं, इधर देखो तो डिस्ट्रक्शन, चाहे उधर देखो तो डिस्ट्रक्शन, जिस वजह से सर स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और सर मैं इसी में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि सर सोशल मीडिया एडिक्शन आज के समय में सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन है ये। सर मतलब स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब अपना कीमती समय, सोशल मीडिया रील्स होते हैं, सोशल मीडिया गेम्स होते हैं, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जिन पे अपना कीमती वक्त जाया कर देते हैं, और सर मतलब बहुत देर हो जाती है, फिर उनको मतलब रियलाइज होता है कि यार
काफी समय हमने खराब कर व्यर्थ दिया। खराब कर तो दिया। आप ऐसे बताइए कि सर बच्चे इन डिस्ट्रैक्शन, एडिक्शन, इन सब से कैसे बचें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जो विद्यार्थी हैं वो खुद देखो डिस्ट्रक्शंस ऐसे भी बहुत सारे हैं, हाँ। लेकिन विद्यार्थियों के थ्रू हम्म। उन्होंने खुद ने काफी सारे डिस्ट्रक्शंस को जन्म दे दिया है एक हाँ। तरीके से देखा जाए तो। हाँ। क्योंकि देखो ऑलरेडी इतने सारे डिस्ट्रक्शंस हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें हो जाती है देखो, ठीक है, लेकिन इस सोशल मीडिया एडिक्शन है ना, इस ये ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है लोगों का। क्योंकि विद्यार्थियों को देखा जाए तो यार 12th क्लास अगर बोर्ड क्लास में है वे, तो इस सोशल मीडिया पे तो उनको एक्टिव होना ही नहीं चाहिए, होना चाहिए। और इन सब चीजों से तो दूरी बना के रखनी चाहिए जी। भाई। 12th बोर्ड क्लास में है अगर बोर्ड आप क्लास व्यक्ति, में। और अगर इन चीजों का यूज भी करना है कि थोड़ा सा टच में रहना है, तो वो बहुत सीमित समय होता है और आपको टच में भी इतना रहने की क्या आवश्यकता है 12th क्लास में, सही बात है। मानते हैं ना। तो मैं ही उन पर्टिकुलर एप्स की बात कर रहा हूँ जिन पे बच्चे ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। जैसे आजकल ये इंस्टाग्राम रील्स का बहुत ज्यादा क्रेज है सर, आज के टाइम पे है बहुत ना, तो यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं, इन पे भी बहुत ज्यादा कंटिन्यू बच्चे स्क्रॉल ही करते रहते हैं। कई विद्यार्थी हैं जो गेम्स खेलते रहते हैं रात रात तक, एक साथ जुड़ जाते हैं, एक साथ काफी दोस्त, और फिर गेम्स पे अपना 2-2 3-3 घंटे व्यतीत कर देते हैं। तो इन्होंने ये जो डिस्ट्रक्शंस है ये इन्होंने खुद ने जन्म दिया। क्योंकि ये जो डिस्ट्रक्शन औरों की तरफ से थोड़ी ना है। अगर देखो देखा जाए तो ये सबसे बड़ी चीज है। अगर डिस्ट्रक्शन में हम देखें, बाकी और चीजें तो आजकल इतनी नहीं हो रही है, लेकिन ये जो डिस्ट्रक्शन है सोशल मीडिया वाला, ये बहुत टाइम कंज्यूम कर रहा है विद्यार्थियों को। जी सर। क्योंकि एक सामान्य विद्यार्थी रील्स देखना क्या शौक है, क्या मतलब क्या जरूरी है रील्स पे आप 2 घंटे देख रहे हो, 3 घंटे तक स्क्रॉल ही करे जा रहे हो। ये चीज बहुत गलत है, क्योंकि आपका 12th क्लास आपकी बोर्ड क्लास है, और बोर्ड क्लास बार बार बोर्ड क्लास थोड़ी ना बार बार आती है, नहीं आएगी सर। एक बार बोर्ड क्लास आती है तो उसमें आप सभी विद्यार्थी को इन एटलीस्ट इन एप्स को जो बहुत ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम करती है, जो आप को सभी को खुद को पता है कि भाई ये एप्स है मेरा ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है, तो इन एप्स को मुझे अवॉइड करना चाहिए। या तो अवॉइड करना चाहिए, उनका एक फिक्स टाइम बना लेना चाहिए कि 5 मिनट 10 मिनट। फिक्स टाइम भी अगर देखा जाए तो कई विद्यार्थियों के होता है कि चलो हम काफी देर पढ़ लिया हमने, जैसे 2 या 3 घंटे एक विद्यार्थी पढ़ लेता है, उसके बाद अगर वो फिक्स चलो सोचता है कि चलो थोड़ा सा मैं माइंड फ्रेश कर लेता हूँ, तो मैं 10 या 15 मिनट में रील्स स्क्रॉल कर लेता हूँ, लेकिन वो 10 या 15 मिनट वो 1 घंटे में, वो 2 घंटे में, वो 3 घंटे में चले जाते हैं। वो टाइम ज्यादा ले लेते हैं, क्योंकि एक बार जब चलने लग जाता है ना, तो फिर उनका रुकता नहीं है, फिर वो देखते ही रहते हैं। कोई चलो मैं 15-20 मिनट गेम खेल लेता हूँ, एक राउंड खेल लेता हूँ जिससे सही थोड़ा सा मूड ठीक हो जाए, फिर मैं पढ़ने लग जाऊँ, लेकिन फिर खेलते खेलते फिर और मन करने लगता कि और खेलूंगा, अगले राउंड में जीतूंगा, इसमें नहीं जीता क्या हुआ। तो इस प्रकार से टाइम है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। तो सोशल मीडिया एडिक्शन बहुत ज्यादा बच्चों का जो टाइम है वो कंज्यूम कर रहा है, और एक तरीके से इनको मिसगाइड भी कर रहा है ना, क्योंकि इसमें अगर आप टाइम दे रहे हो 12th क्लास के, तो आपके मार्क्स को जो आप सोचते हो कि भाई मैं इतने नंबर ले आऊंगा, मैं उतने नंबर ले आऊंगा, कदापि बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में वो चीज नहीं हो सकती है। क्योंकि इन चीजों से दूरी तो आपकी एक कहें तो मस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। इन चीजों को साथ में रहते हुए ना तो आपकी पढ़ाई में कंसंट्रेशन होगा, आप चलो 10 मिनट 15 मिनट देख लिया, अब कोई रील होगी वो दिमाग में चलती रहेगी, आप पढ़ाई कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। कोई भी कॉमेडी होगी वो पूरे दिन आपका खराब कर सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से एटलीस्ट इन चीजों को, मेरा ये मानना है कि आपको अगर थोड़ा भी टच में रहना है, थोड़ा बहुत बारीक जी, बहुत शॉर्ट टाइम पे आपको उसके टच में रहना, अदरवाइज रहने की भी क्या आवश्यकता है 12th क्लास के स्टूडेंट को, आप बताइए। जी सर। क्योंकि ये टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। मतलब एक स्टूडेंट का एग्जाम टाइम एकदम पीक टाइम होता है, जिसमें सर ये फालतू की एप्स को सर इनमें मतलब जी एक एज होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इसकी चर्चा हम बाद में अगले क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ जो हमारा जो अभी क्वेश्चन है, आप कह रहे हैं कि जो ये जो सोशल मीडिया वाला चीज है, तो इससे कैसे बचे? तो इससे तो ये देखो भाई, कंट्रोल खुद पर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमको दूसरा थोड़ी ना कहता कि भाई तू रील देख, दूसरा व्यक्ति थोड़ी ना हमें कहता है कि आप रील देखो, आप गेम खेलो, आप इतनी देर वो उस टाइम उस चीज पे व्यतीत करो। ये हम खुद ही हैं जो हमने कुछ डिस्ट्रक्शंस को जन्म दे दिया। तो बेहतर ही अगर हमने इनको जन्म दिया तो हम इनका समापन भी कर सकते हैं। मानते हैं ना, हम देखो एकदम से तो ये चीज भी नहीं हो सकती, क्योंकि एडिक्ट हो जाता है कोई व्यक्ति, तो ये चीजें एकदम से तो पॉसिबल नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। और देखो, लेकिन देखा जाए तो 12th क्लास में इन चीजों का
होना नहीं ही चाहिए, और एडिक्शन है अगर, 11th क्लास को बच्चे बहुत हल्के में ले लेते हैं और फिर हाँ। उनकी वही आदत हो जाती है, तो 12th में भी उसी चीज को अप्लाई करते हैं। अप्लाई करते तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप जैसे ही 12th क्लास में आ जाओ तो यही सलाह है कि इन चीजों से दूरी पूरी तरह से ही बना लेना, तो हाँ। बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा हर एक विद्यार्थी के लिए, जिससे वो अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर पाएगा, हम्म, और ये डिस्ट्रक्शन जो चीजें हैं इनको डिस्ट्रक्ट नहीं कर पाएगी। मानते हैं ना? जी तो सर। ये सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी चीज है इसको लेकर, कि आपका खुद का जब कंट्रोल रहेगा कि मैं ये चीज नहीं करूंगा, करूंगा तो चलो खुद पे कंट्रोल है कि 10 मिनट ही करूंगा, हाँ, तो वो 10 के 11 मिनट नहीं होने चाहिए, सही है। वो 10 ही मिनट रहने चाहिए। ठीक है, फिर आपके 11वें मिनट आपकी जो बुक होगी वो आपका पेज खुल जाना चाहिए। मानते हैं आप? जी सर। तो इसको तो कहते हैं बहुत अच्छा सेल्फ कंट्रोल। हम्म, मानते हैं आप? जी सर। और अवॉइड कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है इन चीजों को। हाँ, ठीक है, जो स्टडी टाइप जो प्लेटफॉर्म है उनसे जुड़े रहिए, जुड़े रहिए, ओके, जिससे आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिलती रहती है। गाइडेंस मिलती रही। ये चीजें तो टाइम खराब करती हैं, जी मानते हैं सर, ना आप? मानते हैं सर। ठीक है, तो इन चीजों से मेरी आपसे यही सलाह है कि ये जो चीजें हैं, दैट पर्टिकुलर एप्स हैं, इनको आपको साइड ही रख देना चाहिए, अवॉइड ही करना चाहिए अपनी 12th की जर्नी में, जिससे कि आपके जो मार्क्स है ना वो और अच्छे आएंगे, और क्योंकि अच्छे आएंगे। ये जो एप्स है ये आपके 10 मार्क्स कम कर देगी, बढ़ाएगी नहीं, नहीं, कम कम कर देगी सर। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखिए। और आप अगर सोशल मीडिया एडिक्शन है अगर आपको, और अगर और अदर एक्टिविटीज या और जो चीजें आपको ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है, तो प्लीज आप खुद, क्योंकि देखो सबके अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, हाँ सर। सबको पता है कि ये मेरे डिस्ट्रैक्शंस हैं। हम्म, किसी के मित्र भी होते हैं डिस्ट्रैक्ट करते हैं ज्यादा, कोई और जो पर्सनल चीजें होती है वो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, या फिर सभी को पता है कि मेरी ये एप्स है ये मेरे को बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है मेरा। हम्म, हर विद्यार्थी की अलग अलग चीजें हैं, कोई को गेम का बहुत शौक होता है, किसी को रील्स का ही बहुत वो होता है, मूवीज देखने का बहुत होता है विद्यार्थियों को। ठीक है, तो प्लीज इन चीजों को आप अवॉइड करें, क्योंकि आप 12th क्लास में, 12th बार बार नहीं आती है, और आप अच्छे से मेहनत करके, आप अगर बहुत अच्छे मार्क्स ला आप अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो देखा जाए तो, लेकिन ये मार्क्स आपकी ये जो एप्स है कम कर देगी। ठीक है, तो मेरी आपसे यही सलाह है कि देखो जो एडिक्ट है वो धीरे धीरे इन चीजों को जल्द ही छोड़ दे, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, जी, जिससे आप एग्जाम के पास आप पूरा फुली फोकस्ड आपकी बुक्स किताबों में में रहो, रहेगा। किताबों में रहे। ठीक है, ये चीजें जितनी जल्दी हो सके आपको इनको अवॉइड करना चाहिए, इनको इनका त्याग ही कर देना चाहिए एक तरीके से, जी, क्योंकि एक बार आपकी 12th हो जाए, एक बार आप अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद ठीक है थोड़ा बहुत कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, मानते हैं ना आप? जी सर। लेकिन एटलीस्ट आपकी बोर्ड क्लास में तो इन चीजों को आपको बहुत एकदम नहीं, अब मैं 12th क्लास में हूँ, अब नहीं, मैं इस चीजों को 1 साल बाद ही, बस 1 साल इस बाद, साल नहीं, बिल्कुल भी। अगले साल। अब ये चीज है मेरी, अब इस चीज को मैं खुद पे कंट्रोल करूंगा, मैं खुद को विश्वास में लाके ये चीज खुद से वादा कर रहा हूँ, इस तरीके से, समझ रहे हैं आप? जी, मैं खुद से वादा कर रहा हूँ कि मैं ये चीज नहीं करूंगा, ये चीज नहीं करूंगा मैं, मानता है? तो मानते हैं। एक तरीके से खुद को वादा करा हुआ, और अंदर से एक हम मान लेते हैं ना कि एक डिसीजन ले लिया। हम्म, ठीक है, वो डिसीजन और सेल्फ कंट्रोल, जी, ये जो दो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लाएगी आपका इन चीजों से दूरी बनाने में। ठीक है, तो इस प्रकार से इन जो सोशल मीडिया एप्स है, या फिर सोशल एडिक्शन है, या फिर और जो डिस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, उन सब से आप इस प्रकार से दूरी बना सकते हैं, और आप इन सब से दूरी बन जाएगी तो आपकी जो फिर पढ़ाई में ही आप लीन होकर पढ़ेंगे, तो फिर क्या दिक्कत है, आपके मार्क्स भी इंप्रूव होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ती रहेगी। तो इस प्रकार से आपको इन चीजों को अवॉइड ही करना चाहिए 12th क्लास में। जी सर, आपने बहुत ही अच्छा उत्तर बताया। अब मैं सर आपसे अगला प्रश्न ये करना चाहूंगा कि सर स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि सुबह जल्दी उठकर पढ़े या लेट नाइट तक जग कर पढ़े, तो आप बताइए कि सही समय क्या है पढ़ने का। हाँ जी, ये देखा जाए तो ये चीजें कई बार बच्चों के माइंड में ही रहती है कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ने से ज्यादा याद होता है, या फिर लेट नाइट पढ़ते हैं क्यों, शांति होती है उस टाइम पर, तो उस टाइम ज्यादा सही रहता है। देखें, अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा बच्चे अर्ली मॉर्निंग पढ़ना पसंद करते हैं, जी, और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जी जो सारा वर्क खत्म करके रात को अपनी सीटिंग बिठाते हैं कि अब मैं जैसे 10 बज गए हैं तो मैं लेट नाइट स्टडी करूंगा। जी, ठीक है, तो वो अगर देखो वो उनके शेड्यूल या फिर जो भी रूटीन हो वो उसके अनुसार होना चाहिए, इसमें हम कोई चीज ज्यादा हम भेड़ बदल या फिर हम दखल नहीं देना चाहें तो बहुत अच्छा, क्योंकि पढ़ाई बेसिकली हमारा जो मेन मोटिव हो क्या है, वो पढ़ाई करना पढ़ाई है। करना है। तो वो पढ़ाई चाहे आप वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ कर करो, या चाहे आप लेट नाइट स्टडी करो, आपकी पढ़ाई तो हो होनी ही है। रही है, हाँ, मानते हैं ना? अर्ली मॉर्निंग ज्यादा
एक्टिव रहता है। हाँ, सभी टीचर्स भी कहते हैं और सब भी कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा सा माइंड एक्टिव ज्यादा रहता एक्टिव है। रहता है, ठीक है। और लेट नाइट में क्या होता है, दिक्कत क्या होती है कि नींद आने लगती जी, है ना। लेट नाइट में थोड़ी सी नींद ज्यादा आने लगती है, ज्यादा देर बैठा नहीं जाता है, क्योंकि सुबह उठना भी होता है इस हाँ, वजह से। तो काफी थोड़ी सी परेशानियां फेस करते हैं हम हुँ, स्टूडेंट्स। तो देखो, वो अब हर एक बच्चे के अनुसार होनी चाहिए ये चीज। स्लीपिंग टाइम होता है कि जो कई विद्यार्थी होते हैं वो सोते नहीं है, हुँ, काफी देर देर रात तक पढ़ते रहते हैं, फिर और कुछ भी, ठीक है। देखो, पूरी 12th की जर्नी में आपकी जो नींद होनी चाहिए वो आपके 6 आवर्स से 7 आवर्स होने ही चाहिए। 6 इ- to 7 होने ही चाहिए, हुँ, क्योंकि देखो, आप अध्ययन करते हो, पढ़ाई करते हो, तो आपका माइंड वर्क करता है, वो इसको भी रेस्ट की आवश्यकता होती है। तो अगर आपको मेंटल रेस्ट नहीं मिलेगा ना, तो आप चीज़ों को ढंग से याद नहीं कर पाओगे, रिवाइज नहीं कर पाओगे, रिकॉल नहीं कर पाओगे, समझते हैं। जी, और चीज़ें आपको ढंग से याद नहीं हो पाएंगी, आप बहुत ज़्यादा परेशान से, फ्रस्ट्रेट से रहोगे। माइंड को रेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको, जैसे सोने का जो टाइम है वो 6 से 7 आवर्स रहना ही चाहिए। हुँ, और जैसे एग्ज़ाम पास में हो, जैसे आपका 2-3 दिन बाद एग्ज़ाम हो, तो आप एग्ज़ाम के पास जब समय हो, तब आप इस 6 से 7 को आप 5 से 6 कर सकते हैं, जी, मानते हैं? जी, 5 से 6 कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि कल मेरा एग्ज़ाम है तो मैं पूरी रात जग कर ही जाऊँगा और फिर पढ़ कर ही जाऊँगा और अगले दिन एग्ज़ाम। वहाँ फिर एग्ज़ाम जब दोगे आप, तो आपका माइंड इतना एक्टिव नहीं रह पाएगा, हाँ, आपके थकान रहेगी, नींद ज़्यादा आएगी, याद नहीं कर पाओगे आप चीज़ों जी, को, जी, ठीक है। तो साउंड स्लीप हुँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हुँ, प्रॉपर स्टार्ट से मेंटेन करके रखो स्लीप। मैंने आपको क्या कहा, 6 से 7 घंटे। और हुँ, जैसे ही आपके एग्ज़ाम पास में आने लग जाए, तो इस 6 से 7 को 5 से 6 कर दीजिए, 4 से 5 कर दीजिए, जी, ठीक है। तो इस स्लीप का ये रूटीन रखना ही है आपको हुँ, 12th क्लास की पूरी जर्नी में। और रही बात सुबह उठ के जल्दी पढ़े या फिर लेट नाइट तक पढ़े, तो देखो, आपकी बॉडी जिस हिसाब से आपको सूटेबल हो। सुटेबल हो कि आप मॉर्निंग में आपसे अच्छे से पढ़ाई हो रही है, हुँ, तो आप मॉर्निंग में करें, ठीक है। मेन मोटिव है हमारा पढ़ाई करना, पढ़ाई करना, और वो चाहे आप अर्ली मॉर्निंग करो, चाहे वो आप दोपहर में करो, चाहे वो चाहे आप लेट नाइट लेट करो, नाइट तक करो। ठीक है। क्योंकि इस तरीके की बच्चे फेस करते हैं इन प्रॉब्लम्स को, तो कंफ्यूजन भी होता है। देखो, हर बच्चे की हाँ, बॉडी भी अलग होती है, देखो, जी, और सबकी कैपेसिटी भी अलग होती है, मॉर्निंग की हुँ। और बैठने की भी, सब चीजों की बहुत सारे रीजंस हैं जी। बेसिकली तो सर लड़कियों पर ज्यादा मतलब प्रेशर रहता है, वो सुबह जल्दी उठकर पढ़ नहीं पाती है, जैसे घर का काम भी होता है और भी है। ज्यादा ज्यादा देखें हाँ तो तो ग्रामीण शैली में हाँ तो ये। हम देख, वो चीज मैंने कही ना आपको, हम्म, कि वो चीज तो हर एक विद्यार्थी के साथ अलग अलग कंडीशन है, जी, मानते हैं आप। हाँ, सब किसी के साथ क्या दिक्कत है, अब फार्मर्स जो फैमिली से होते हैं, तो हम्म, वो उनको जो खेत वगैरह होते हैं उनमें हाँ, भी काम उनमें भी होता है, तो काम रहता है। स्पेशली लड़कियों के लिए क्या, लड़कों के भी खूब काम रहता है, हाँ, मानते हैं ना आप। जी, और चीजें तो सभी के, जो पहले तो अपना रूटीन माइंड में लाइए जी, अपने, और आप सोचिए खुद, एक बार ट्राई करके देखिए। जैसे आप एक बार 2 या 3 दिन आप मॉर्निंग में पढ़ के देखिए, आपको अच्छा लग रहा है तो मॉर्निंग में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपको अच्छा लग रहा है कि भाई मैं लेट नाइट पढ़ना, और 2-3 दिन आप लेट नाइट पढ़ के देख लीजिए। जी, और आपको जिस प्रकार की आपकी फिर लग रही है कि हाँ, मेरे को लेट नाइट ज्यादा सही रह रहा सही, है, हाँ, या फिर मेरे को मॉर्निंग में ज्यादा सही रह रहा है, हम्म, वो आपको जिस प्रकार से आपको सुटेबल लगे, आपको जिस, हाँ कि चलो मॉर्निंग में मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, या हम्म, मेरे लिए लेट नाइट ज्यादा अच्छा है, तो आपको जो उचित लगे वो कर सकते हैं। मेन मोटिव है हमारा पढ़ाई पढ़ाई करना, करना, और वो पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए बस। जी, वो चाहे कोई सा भी टाइम हो, कोई भी चीज हो, स्कूल में रह के भी अगर खाली पीरियड होता है, हम्म, तो आप तब भी पढ़ सकते हो, हम्म, पूरा ध्यान पूर्वक, हम्म, मानते हैं ना आप इस हम्म, चीज को। तो बस ये चीज है। तो आपको इस द्वंद्व में नहीं रहना है कि सुबह अच्छी पढ़ाई होती है, रात को ज्यादा पढ़ाई जी। होती है, ठीक है। आपके अनुसार आप इसको अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा उत्तर दिया सर आपने। अब सर मैं आपसे अगला प्रश्न ये करना चाहूंगा कि सेल्फ मोटिवेशन को लेकर है कि सर स्टूडेंट्स सेल्फ मोटिवेट कैसे रहे जिससे उनका मन पूरी तरीके से पढ़ाई में लगा रहे, वह डिमोटिवेट ना हो और अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जी, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने कृष्ण। तो देखिए, सेल्फ मोटिवेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी 12th क्लास में। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट सेल्फ मोटिवेट नहीं रहेगा, तो वो अपने जो गोल होगा, एक जो उसने टारगेट बनाया होगा अपने 12th के लिए, उसको वो अचीव नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर, अब कई बच्चे होते हैं, देखिए एक चीज़ में जोड़ूँ, कि कई बच्चे होते हैं वो मोटिवेशन दूसरी जगह ढूंढते हैं, कि ये मोटिवेट कर दे हमको, ये वीडियो मोटिवेट कर दे, वो वीडियो मोटिवेट कर दे। सेल्फ मोटिवेशन अलग चीज होती है, सेल्फ मोटिवेशन हमारे अंदर से आता है, ठीक है। आप, और वो चीज कब आएगी कि ये चीज, दैट पर्टिकुलर थिंग मुझे क्यों करनी है, किस रीजन से कर रहा हूं मैं, किस चीज को अचीव करने के लिए कर रहा हूँ, जी, मानते हैं आप।
अगर ये क्वेश्चनिंग्स आपके अंदर है तो फिर आपको सेल्फ मोटिवेशन आएगा। आपको स्थितियां आपके आंखों के सामने दिखेंगी कि ये चीजें हैं, इनकी वजह से मुझे पूरी तरह से सेल्फ मोटिवेशन रखना है, खुद खुद को सेल्फ मोटिवेट रखना है, और मुझे मेरा जो एम है, जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, उसको मुझे अचीव करना है। मानते हैं? और ये सेल्फ मोटिवेशन है, ये आप खुद के अंदर से ही है। लाइक आपको कोई बाहर वाला या फिर कोई अदर व्यक्ति आपको या फिर कोई अदर वीडियो वो आपको मोटिवेट नहीं करेगी। सेल्फ मोटिवेशन आता है कि ये दैट पर्टिकुलर थिंग ये मुझे क्यों करनी है, किस रीजन से करनी है, किस चीज को अचीव करने के लिए करनी है। ठीक है, तो अगर आपके पास इन तीनों चीजों के जवाब है और अगर आपने पूरी तरह से एक डिटरमाइंड हो, दृढ़ निश्चय, ठीक है, आपने दृढ़ निश्चय बना लिया इस चीज को करने का, तो फिर चाहे आपके तो फिर चाहे कुछ भी हो, आपके माइंड कभी भी विचलित नहीं होगा। आप ऑटोमेटिकली सेल्फ मोटिवेट रहोगे। अगर आपके पास इन तीनों चीजों के जवाब होंगे ना, दैट पर्टिकुलर थिंग मुझे क्यों करनी है, किस लिए करनी है और किस वजह से, क्या चीज को अचीव करने के लिए करनी है, और जो आपकी और स्थितियां होंगी, ठीक है, कुछ सिचुएशंस होंगी कि ऐसी ऐसी सिचुएशंस है, तो मुझे इन चीज़ों से उभरने के लिए, इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए मुझे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, मुझे स्कोर अच्छा करना करना ही ही पड़ेगा। पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें आपके पास हैं और इनके आंसर आपके दिल में हैं और इन सिचुएशंस के, तो आप पूरी 12th की जर्नी में हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करेंगी, जो आपको थोड़ा सा दबाव डालेंगी, थोड़ा सा आप दब जाओगे, आप थोड़े से एक तरीके से कहे जाए कि आप कमज़ोर फील करोगे अपने अंदर से कि नहीं ये चीज़ मुझसे नहीं हो पाएगी, या फिर और जो अदर पर्सन है वो आपको थोड़ा सा इस प्रकार से कह दे या डीमोटिवेट कर दे, या कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएं जो आपको डीमोटिवेट कर दें। तो इन चीज़ों से भी बाहर आने का आपके खुद के अंदर जितना कंट्रोल होगा, और वही चीज़ मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि दैट पर्टिकुलर थिंग आपने क्यों स्टार्ट करी है, इस चीज़ को अगर आपने स्टार्ट करी तो क्यों करी है, किस रीज़न से करी है, क्यों अचीव करना है। कोई व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट, अगर उसको 95% स्कोर करने हैं तो किसी रीज़न से उसके दिल में कुछ होगा, इसीलिए तो, वरना ऐसे तो चलते फिरते तो कौन ही सोच लेगा। अगर उस पर्टिकुलर थिंग को आपको अचीव करना है तो उसके लिए आपको पहले से सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। और ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको कही, उनके लिए आपको हमेशा उनके आंसर्स ध्यान में होने चाहिए कि मुझे ये चीज़ मैंने इसलिए शुरू करी थी, और इस चीज़ को मुझे जब तक मैं अचीव नहीं कर लेता तब तक मुझे कंटिन्यू करते ही रहना है इस चीज़ को, जब तक मैं उस चीज़ को पा नहीं लेता। ठीक है, तो इस तरीके से सेल्फ मोटिवेशन रहेगा आपके पास, इन तीनों जी। चीज़ों के जवाब रहेंगे। और डीमोटिवेशन से सामना आप अपनी खुद की जो विल पावर होती है हम्म। उसके थ्रू कर पाओगे। और आपकी और डीमोटिवेशन का सामना आप अपने डिटर्मिनेशन, आपका जो दृढ़ निश्चय होगा उसके थ्रू कर पाओगे आप। ये सबसे बेस्ट थिंग्स हैं जिनसे आप डीमोटिवेशन का सामना कर सकते हो। जब भी आपको लो फील हो, जब भी आपको दबाव लगे, जब भी आप कोई चीज़ करने की जो तो नहीं हो पा रही, तो आपका जो ये जो डिटर्मिनेशन है ना, वो आपको अगर हिट कर रहा है, आपको दिमाग में बार बार आ रहा है, तो उससे बेटर थिंग कोई नहीं होगी। ठीक है, और सेल्फ कंट्रोल सबसे बड़ी चीज़ है, और विल पावर, हमारी इच्छा शक्ति। ठीक है, हमने कोई चीज़ को अच्छे से एकदम कर लिया कि इस चीज़ को मुझे करना ही है, तो वो चीज़ येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से वो करनी ही है, कोई एक्सक्यूजेज नहीं, कोई बहाने नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सेल्फ मोटिवेटेड भी रहोगे हमेशा, और डीमोटिवेशन का जो चीज़ें आपकी जर्नी में आएंगी, डीमोटिवेट करेंगी आपको, उनका सामना आप कर सकोगे। तो बहुत इस तरीके से विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट फील करेंगे वो, अगर इन चीज़ों को वो अगर अप्लाई करेंगे अपनी 12th की जर्नी में, तो उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप सभी को फॉलो करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जी। सर बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। अब सर मेरा आपसे अगला प्रश्न यह है कि सर स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ बार बार भूल जाते हैं। सर वो जो एक चीज याद करते हैं उसमें सर वो जो भी पीछे का जो पढ़ते हैं वो वापस से भूल जाते हैं। तो सर आप ऐसे बताइए कि मतलब पढ़ा हुआ बच्चे याद कैसे कर पाए। और इसी में एक चीज और ऐड करना चाहूँ तो सर इंग्लिश विषय में, खासकर इंग्लिश विषय सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज है। और विषय होते हैं सर उसमें बच्चे मतलब अपने हिसाब से बना कर लिख देते हैं, लेकिन इंग्लिश विषय में आंसर वो लिख नहीं पाते हैं। तो आप इंग्लिश विषय के बारे में भी बताइए कि बच्चे आंसर कैसे लिखें, सही कैसे लिखें और याद करा हुआ मतलब आराम से
कैसे याद रखें उसको? जो चीज याद कर रहे हैं वो चीज किस प्रकार किस याद रखी हाँ, जाए। ठीक है, तो देखिए पहले हम आपके पहले क्वेश्चन का उत्तर दें कि पढ़ा हुआ बार बार भूल जाना। हुँ, तो देखिए, पढ़ा हुआ बार बार भूल जाने का एक रीजन तो ये होता है कि एक तो मैटर करती है आपकी पढ़ाई, जी, कि आपकी तैयारी कैसी है, आप किस प्रकार से पढ़ रहे हो, कितना ध्यान देके कितना फोकस आप पढ़ाई में दे रहे हो और पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ है, इन चीज़ों का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखने की आवश्यकता है। जी, मतलब दिक्कत क्या होती है विद्यार्थियों के साथ कि वो ध्यानपूर्वक कई बार नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो उस वजह से जो चीज़ें उनके माइंड में होती हैं, वो भूल जाते हैं। एक रीज़न ये भी होता है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से वो सारे सब्जेक्ट्स मिक्स हो जाते हैं कई बार विद्यार्थियों के, तो वो सब चीज़ों को एक तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो इसका ये देखो, इसका सबसे अच्छी चीज़ है कि एक तो आपको रिवीजन रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन आप ये नहीं कि आप आगे का पढ़ते जा रहे हो और पीछे का भूलते जा रहे हो, आगे का पढ़ते रहो, पीछे का रिवाइज करते रिवाइज़ रहो। करते जाओ। ये बहुत चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन आप अगर 5 बार हो गया, 6 बार हो गया, 7 बार हो गया, बहुत चीज़ एकदम आपके माइंड में बैठ जाएगी। ठीक है, ये सब माइंड में पढ़ा हुआ हमेशा याद रहने का सबसे अच्छी चीज़ है रिवीजन। आप चीज़ को रिवाइज कितना अच्छे से करते हो। ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हो तो आपके माइंड में अगर वो चीज़ चल रही है ना, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आप कोई भी वर्क कर रहे हो मान लो, तो अगर आपके माइंड में आपका पढ़ा हुआ चल रहा है, तो इसका मतलब आपके माइंड में वो चीज़ चल रही है जो आपने बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ी है। जी, ठीक है, तो इसको ये चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप पढ़ाई को, पहली चीज़ तो पढ़ाई को बहुत ध्यानपूर्वक करें, ज़्यादा डिस्टर्बेंस में ना बैठें, और जब पढ़ाई करें तब पूरा फोकस के साथ जो चीज़ लर्न कर रहे हो उसको लर्न करें। ठीक है, दूसरी चीज़ कि इसको रिवाइज जी, रिवाइज जो पढ़ रहे हो उसको 1-2 दिन से आपको रिवाइज भी कर लेना है सभी विषयों में। ठीक है, सभी विषयों में रिवाइज भी कर लेना है, और आपको जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक पूरा अटेंटिवली, आपका जो फोकस हो, आपका जो माइंड इधर-उधर नहीं, सिर्फ किताब में हो। किताब में। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अगर कंटिन्यू करेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा इसका कि हाँ, कि मेरा फोकस भी बढ़ने लग गया है किताब में, और मुझे चीज़ें लर्न भी होने लग लर्न गई, भी हो और रही मैं है। भूलना भी थोड़ा-थोड़ा कम कर रहा हूँ। और भूलने का सबसे दिक्कत है कि आप रिवाइज नहीं करते हो। हाँ, आप आगे पढ़ते रहते हो लेकिन रिवाइज पीछे का को, रिवाइज़ नहीं हाँ, करते। रिवाइज नहीं करते हो। इस वजह से जो आप चीज़ें भूल जाते हो, आपको याद नहीं आती आंसर लिखते समय। ठीक है, तो यही एक इसका रीज़न है, और आपको जो मैंने आंसर बताया इससे आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी। ठीक है, तो पढ़ाई करते हुए बहुत ध्यान रखें, ध्यानपूर्वक अच्छे से पूरा दिल लगा के, मन लगा के पढ़ाई करें। ठीक है, और फिर आप उसको पढ़े हुए को रिवाइज भी करते रहें बस। ठीक है, तो पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी और चीज़ों अच्छे से माइंड में भी सेट एकदम हो सेट हो जाएँगी। जाएगी। ठीक है, एक तो एक बात ये हुई। हुँ, आगे हम देखते हैं, आप कह रहे हैं कि इंग्लिश विषय इंग्लिश में। विषय में विद्यार्थियों को, ये देखो एक कॉमन चीज़ है ये भी काफ़ी, कि इंग्लिश में विद्यार्थियों को क्या चीज़ें लर्न नहीं होती है। वो एक बार रीड कर, कई बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं होते, कईयों को, अब देखो इंग्लिश में खूब पोर्शन होता है, रीडिंग पोर्शन होता है, राइटिंग पोर्शन होता है, ग्रामर सेक्शन, किसी को ग्रामर समझ में नहीं आती है, किसी को जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो समझ में नहीं आते हैं। तो देखो इन चीज़ों की, देखो एक तो लेक ऑफ, देखो आप देखा जाए कमी इस चीज़ की है कि लैंग्वेज की, कि लैंग्वेज दूसरी हो गई, तो इस वजह से क्या, बच्चे थोड़ा सा घबराहट है। घबराहट। और ये घबराहट, अब बच्चे कुछ कर भी लेते हैं लेकिन ये घबराहट हावी पड़ जाती है उन पर। जी, ठीक है, कई कई विद्यार्थी कर भी लेते हैं याद, लेकिन वो घबरा घबरा के भूल जाते हैं चीज़ों को। हाँ, ठीक है, तो पहले मैं एक चीज़ करना चाहूँगा कि याद कैसे करें। आप देखो बड़े क्वेश्चन आंसर आते हैं आपके, 30 टू 60 वर्ड आते हैं। ठीक है, 30 टू 40 वर्ड्स आते हैं, 80 वर्ड्स के आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये करने की ज़रूरत, अब जैसे बच्चों को बड़े क्वेश्चन एक साथ याद नहीं होते, तो आपने देखा होगा जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हो, आंसर देखते हो उसके, तो एक सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप हो जाता है, फिर अगला सेंटेंस कंप्लीट होते ही फुल दूसरा स्टॉप हो हाँ, जाता है। ठीक है, तो मेरा ये आपसे राय है कि आप, कई बच्चे लिख लिख के भी याद करते हैं, जी, है ना, तो मेरी आपसे एक राय है कि देखो, अब बच्चे एक बार तो क्वेश्चन की लेंथ से डर जाते हैं, और इतना बड़ा प्रश्न है हुँ, कैसे याद होगा। जी, ठीक है, तो ये चीज़ मैटर, आप एक फुल स्टॉप से याद कर लीजिए, फिर अगले फुल स्टॉप से, आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जी, कि मतलब पहले एक पोर्शन याद करो, हुँ, फिर उसके आगे का, फिर दोनों को एक बार रीड कर लो, हाँ मुझे याद हो गया, अब आगे चलो, हाँ, समझ, तीसरा याद कर लो। तीसरा याद करो। तो ऐसे सेंटेंसेस को डिवाइड कर लो और हाँ, फिर आप लर्न करो। ये फिर याद करके उनको एक साथ मतलब फिर लर्न करो। एक साथ, हुँ, फिर आप जब जैसे जैसे आपके 2 सेंटेंसेस हो गए, हुँ, 3 सेंटेंसेस हो गए, ठीक है? और तो फिर फिर उसको मतलब कॉपी में लिखने का भी लिखने प्रयास करें। लिखने का प्रयास करो, क्योंकि बच्चों को, कई विद्यार्थियों को क्या होती है कि
लिख लिख के याद करने की आदत होती है। और जी। कई बच्चे माइंड में एक बार पूरा पढ़ लिया, सेंटेंसेस को टुकड़ों में याद कर लिया मैंने, जी। तो मैं अब इसको मतलब माइंड में इस पूरे आंसर को मैं बोल देता हूँ। तो जी। जिसको जिसकी अपने सुविधा के अनुसार, जैसे मानो आपको लर्न हो गया, आपने टुकड़ों में याद कर लिया, एक सेंटेंस का मीनिंग बोल रहा हूँ, आंसर स्टार्ट हो, एक फुल स्टॉप लग गया, वो एक सेंटेंस हो गया, ठीक है, अगला फुल स्टॉप लग गया, वो 2 सेंटेंस हो गए, अगला फुल स्टॉप 3 तीन। सेंटेंसेस हो गए, ठीक है। तो आप ऐसे टुकड़ों में याद कीजिए, ठीक है। जी। तो इससे आपको लोड नहीं लगेगा और चीजें याद होंगी। और फिर जैसे जैसे याद होते जा रहे हैं वो आप रीड करते रहे माइंड में, और आपको और अच्छा हो कि एक बार चलो मैंने लर्न कर लिया, इसको मैं लिख लेता हूँ। जी। लिख लोगे तो आपका वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। आपने माइंड में रीड कर लिया, आपने पूरा माइंड में आपने आंसर दे दिया उस चीज का। जी। अब एक बार मैं उसको लिख लेता हूँ। लिख लेता हूँ। ठीक है, तो लिखने में जो भी कमी होगी वो हो जाएगी कंप्लीट, तो आपका माइंड में भी बैठ गया और लिखने में से आपकी वो भी होगी। समझते हैं आप? जी सर। तो इस प्रकार से ही हो जाएगा। और जो ग्रामर वाले टॉपिक्स होते हैं, देखो उनकी वो उनमें तो तो हमारे समझ समझने की बात है। वो देखो रीडिंग वाला पोर्शन है, उसमें भी समझने की बात है। ये जो राइटिंग टास्क होते हैं, क्रिएटिव राइटिंग होती है, और जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, इनमें लर्न का सिस्टम होता है। बाकी ग्रामर तो समझने वाली चीज होती है। जी ठीक है, सर। वो तो समझने, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, ठीक है, ये चीज़ उस पर डिपेंड करती है। और लर्न वाली जो चीज़ है वो मैंने आपको बता दी, तो आप इस तरीके से टुकड़ों में चीज़ों को लर्न कर लर्न सकते कर हो सकते और फिर उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो एक तो मेंटल एबिलिटी है ना, उसमें भी आपका विकास होगा। हैं। जी। आपकी रिकॉल करने की, चीज़ों को याद करने की, जी। याद करा हुआ याद करने की, हम्म। उसकी शक्ति बढ़ेगी उसकी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें रहने वाली है। तो इंग्लिश को, और एक चीज़ मैं आपसे कहना ये चाहूँगा कि सबसे बड़ी दिक्कत है घबराहट। जी। ये घबराहट है ना, इसकी वजह से याद करा हुआ भी भूल जाते भूल हैं, जाते हैं। इसकी वजह से याद भी नहीं होता है, जी सर। इसकी वजह से याद करा हुआ भी भूल जाता है, इसकी वजह से याद भी नहीं होता है, ठीक है। तो इंग्लिश सिर्फ एक कम्युनिकेशन, एक माध्यम है, लैंग्वेज है, नॉट ए सब्जेक्ट, जी। ठीक है। लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह हमको देखना चाहिए, जी। ठीक है। इसको हमारे ऊपर बर्डन नहीं जाने देना, भारी नहीं पड़ने देना, जी सर। ठीक है। बहुत इजीली आप चीज़ों को कर सकते हो, लेकिन ये जो डर है, ये जो भय है, ये आपको हावी हो जाता है, जिस वजह से आप चीज़ों को ढंग से कर नहीं पाते हो। तो मैं आपको एक यही सलाह दूंगा कि ये इसको आप इतना अपने ऊपर हावी ना होने दें और डरे नहीं इससे। आप खुद कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए, जिस हिसाब से आप लर्न करते रहोगे, आपको खुद मोटिवेशन आएगा कि यार मुझे तो चीज़ें याद हो रही है, ठीक है। तो आप बिल्कुल इस डर को तो ख़त्म कर देंगे ना, उसके बाद आप ये जो मैंने स्टेप्स बताए आपको वो फॉलो कीजिएगा, उसके बाद आपको बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपको। तो जी इस सर। प्रकार से आपका जो इंग्लिश वाला भय है ये भी कंप्लीट हो जाता है, और क्वेश्चन आंसर्स भी आप इस प्रकार लर्न कर सकते हो। तो इन चीज़ों का बेसिकली आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। जी सर, बहुत बहुत अच्छा उत्तर बताया आपने। अब मेरा आपसे अगला प्रश्न ओवर थिंकिंग को लेकर है। सर, आज के समय में स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि मतलब पेपर में क्या होगा, पेपर कैसा आएगा, और मतलब हमने जो पढ़ा है वो आएगा या नहीं आएगा। ऐसी चीज़ें मतलब ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से मतलब बहुत परेशान होते हैं। तो सर, बच्चे मतलब इन चीज़ों से कैसे बचें, ओवर थिंकिंग करने से कैसे बचें, इसका आप बताइए। देखिए कि बेसिकली हम देखें तो आजकल हर एक बच्चा, चाहे वो इंटेलिजेंट हो, चाहे जी, मीडियम हो, कैसा मीडियम ही हो, तो सभी के मन में इस प्रकार के ख्याल आते ही हैं जी। कि ओवर थिंकिंग कई चीज़ों को लेके होती है, कि जैसे एग्ज़ाम में वो जो कॉपी है वो कैसे चेक होगी, मेरे इतने मार्क्स, मैं इतना लिख कर आया हूँ तो इतने मार्क्स आ जाएंगे क्या, हाँ। ठीक है, पेपर कैसा आएगा, जी। हार्ड होगा, इजी होगा, मेरा पढ़ावा आएगा या आएगा या नहीं नहीं आएगा। आएगा, जी। ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बच्चों के माइंड में चलती रहती है ना। तो इस चीज़ों का देखो, ये तो ख्याली पुलाव एक तरीके से कहे हम, वो बच्चों का थोड़ा सा कंसर्न भी दिखता है इन चीज़ों से, क्योंकि देखो ओवर थिंकिंग उस स्टूडेंट को भी ज़्यादा होती है जो पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से करता है, जी। क्योंकि उसको थोड़ा सा रहता है, कंसर्न रहता है चीज़ों को लेके, मानते हैं ना आप? जी। तो इन चीज़ों का तो देखो कोई वैसा कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, ये तो हमारे मस्तिष्क की उपज है, उपज है। ठीक है। तो ओवर थिंकिंग से इतना कोई इनको हम साइड नहीं कर सकते, ये चीज़ें सभी के साथ होती है। लेकिन हमको इसकी एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो मेहनत है ना, उसको बहुत विश्वास करना चाहिए, हमारी मेहनत पे ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है। हमारी मेहनत कैसी है और हम कितनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, वो चीज़ों का ध्यान, ठीक है। खुद पर विश्वास और खुद की मेहनत पे विश्वास, जी। ठीक है।
अपनी मेहनत पे विश्वास, और अगर अपने खुद पर विश्वास रहेगा हमारे को कि ठीक है जैसा होगा बहुत अच्छा कर कर बहुत अच्छा आऊंगा होगा जी। और मेरी तैयारी भी बहुत अच्छी है, जी तो एक तरीके से ये जो चीज है ये आपके अंदर डीमोटिवेशन में भी मोटिवेशन ला देती है। हाँ ठीक है, जब आपको अपने ऊपर जब इस प्रकार का जब डाउट होता है, तो इस प्रकार की जो थिंकिंग होती है कि मेरी मेहनत पे मुझे विश्वास है, मैंने बहुत अच्छे से पूरी साल तैयारी करी है जी और हर एक चीज़ों को मैंने बारीकी से पढ़ा है, समझा है, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है अंदर, जी जी ठीक है? तो ये अगर हम अपने अंदर विचार करें इस प्रकार के, कुछ पॉजिटिव थिंकिंग हमारे, जैसे मैंने बहुत अच्छे से मेहनत करी, मैंने बहुत अच्छे से हर एक चीज़ों को पढ़ा है, ठीक है, मुझे मेरी तैयारी पे विश्वास है, मुझे खुद पर विश्वास है, मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म करूंगा, बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को लिख कर आऊंगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार की जो चीज़ें होंगी ना, यही हमारे को ये जो ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा साइड करेंगी। साइड करेंगे। बाकी ये जो ओवर थिंकिंग है नेचुरल है, ये चीज़ों को लेके कंसर्न होगा व्यक्ति को, हर एक स्टूडेंट को होगा, जी ठीक है। अगर वो विद्यार्थी पढ़ रहा है तो उसको चिंता भी होगी उस चीज के लिए, जी ठीक है, चाहे किसी भी कैटेगरी का विद्यार्थी हो उसको ये चीज होती ही है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो नोटबुक कैसे चेक होगी और आपका पेपर कैसा आएगा, तो इन चीजों को आप ध्यान में ना लें, आप सिर्फ अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, जी क्योंकि अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी तो फिर पेपर चाहे कैसा ही आए, इजी आएगा तो भी अच्छी बात है, हार्ड आएगा तो तो भी भी अच्छी एक बात ही है। बात है। क्यों? आपकी अगर तैयारी अच्छी होगी, आपको कॉन्फिडेंस खुद पर होगा, आपको अपनी मेहनत पे विश्वास होगा पूरे अच्छे तरीके से कि मैं बहुत अच्छे से कर कर आऊंगा, मैंने बहुत अच्छी तैयारी करी है, तो फिर डजेंट मैटर ये जो चीजें आप बोल रहे हैं, ठीक है, और जो स्टूडेंट्स के माइंड में होती है इस प्रकार की ओवर थिंकिंग, ठीक है, तो इन फिर ये इतनी ज्यादा हावी नहीं होती हावी है नहीं एक होती। विद्यार्थी पर, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी को इन चीजों का, जो मैंने आपको अभी बताई, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या काफी ज्यादा उनको इम्प्रूवमेंट लगेगा और उनको चेंजेस भी लगेंगे कि हाँ, कि इस प्रकार की चीजें हैं तो हमको इस प्रकार से ही सोचना है, हमारी सोच को इस प्रकार से रखना, ओवर थिंकिंग नेचुरल चलती रहेगी, जी लेकिन हमारे को हमको दबना नहीं है, हमको उस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं हावी नहीं होने होना। देना है, मानते हैं। और अगर हम इस प्रकार से रहेंगे और हम दबने नहीं देंगे, इन चीजों को अपने ऊपर दबाव नहीं करने देंगे, तो फिर सामान्य तरीके से वो चीजें हैंडल हो जाती है, जी ठीक है। तो इस प्रकार से हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए और इन इन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, तो फिर वो इस चीज से बाहर हो निकल जाएंगे, सकता है। साइड रह सकते हैं ओवर थिंकिंग से, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा वो चीज तो। ओके सर। सर बहुत ही अच्छा उत्तर बताया आपने और मैं इस उत्तर से आपके इस उत्तर से संतुष्ट भी हूँ क्योंकि सर जी मैंने भी इस चीज़ को फेस किया है और मैंने इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखा था जो आपने मुझे बताई हैं, तो मैं इस चीज़ से निकल गया था। हाँ, उस अब टाइम आपको बताई थी मैंने उस टाइम। हाँ, अब सर मेरा आपसे अगला प्रश्न हैंड राइटिंग व आंसर राइटिंग को लेकर है कि सर मतलब बच्चे अपनी नोटबुक में आंसर राइटिंग किस प्रकार से करें कि उनकी नोटबुक होती है वो एकदम प्रभावशाली लगे। और सर इसी में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि हैंड राइटिंग का बोर्ड क्लास में कितना महत्व है। हैंड राइटिंग कितनी भूमिका रखती है हाँ एग्जाम में, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करा आपने, और ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के मन में मन में शंकाएं चल होती हैं हाँ और वो सोचते हैं कि आंसर राइटिंग किस प्रकार से करें कि हमारी जो नोटबुक है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगे, प्रभावशाली लगे, कि जो भी चेक करने वाला है उसको देखते ही हमारे को बहुत ज़्यादा वो प्रसन्न हो जाए, जी खुश हो जाए और हमारे को पूरे मार्क्स दे पूरे दे, मार्क्स दे। ठीक है। तो और हैंड राइटिंग की भी बात हम साथ में करेंगे, तो पहले मैं आपको, आपका जो पहला प्रश्न है आंसर राइटिंग को लेके, जी तो आंसर राइटिंग को लेके देखिए मैं बताऊं, आपका पेपर सेक्शंस में डिवाइड होता है, जी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सेक्शन सी, सी हाँ सेक्शन डी, ठीक जी है, खंड ए, खंड बे, खंड से, खंड द, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि आपको, आप जब कोई भी सेक्शन कर रहे हो, तो आपको जैसे आप स्टार्ट करो तो आपको जैसे सेक्शन लिख दीजिएगा, सेक्शन ए, उसके नीचे एक अंडरलाइन कर दीजिएगा जिससे थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन जो नंबर होता है उसको बहुत उचित तरीके से लगाओगे, जी एकदम अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए उसमें कि आपके जो क्वेश्चन लगा रहे हो आप, और फिर उसको आंसर किस तरीके से दे रहे हो। तो देखिए आप मेरी बात सुनिए, जब आप नोटबुक में लिखते हैं तो आपका थोड़ा सा गैप होना चाहिए, जी थोड़ा खुला खुला लिखना चाहिए, जिससे जो चेक करे उसको आसानी से पढ़ने में आ जाए, वह आसानी से पढ़ ले जल्दी से, ठीक है। तो खुला खुला थोड़ा सा लिखने की प्रयास करें, और थोड़ा सा जो काटा पीटी होती है जो आप लोग करते हैं, ऐसे ज़्यादा तरीके से डार्क कर देते हैं, कोई चीज़ गलत हो जाती है तो पेन से बहुत ऐसे डार्क कर देते हैं, इस चीज़ को अवॉइड करें। तो जो भी कुछ गलत हो रहा है तो आप उस पे जो पेन से सिर्फ एक सिंगल है इस तरीके से
समझ गए, एक जी। सिंगल लाइन खींच दीजिए, इतना इनफ होगा। हाँ। आपको ज्यादा इस तरीके से उस पे पेंट नहीं करना है। एक तरीके से कई बच्चे ड्राइंग बनाकर आ जाते हैं ऐसे हाँ। काफी ज्यादा लीक, काटापिटी वो हमारे करके। मारवाड़ी में कहते हैं लीक लकोरिया कर हाँ, देना। लीक रिकॉर्ड कर देना एक तरीके से, है ना। तो इस तरीके से करते हैं तो ये चीज एक तरीके से जो चेक करने वाला था उसको इरिटेट करती है। हाँ। और वो ना चाहते हुए भी आपके -1 हो तो क्यों इस तरीके की गतिविधियां करनी है, मानते हैं ना आप। जी। तो इन चीजों को अवॉइड करें, काटापीटी को, और थोड़ा सा आंसर लिखते समय खुला खुला लिखिए। जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ तो एक लाइन छोड़कर लिखिए, नहीं कि आप बहुत ज्यादा घिचपिच करके एक साथ पैराग्राफ छोड़ के मतलब। पैराग्राफ छोड़कर नहीं। आप पैराग्राफ तो वो पैराग्राफ चेंज तो आपके आंसर में हो जाएंगे, जी। ठीक है, लेकिन आपको अगला क्वेश्चन का आंसर जब आप कर रहे हो तो आपको 1 या 2 लाइन छोड़ देनी चाहिए, मैं वो कह रहा हूँ। ये कई बच्चे क्या करते हैं, तुरंत ही उसके नीचे ही दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। जी। पहला आंसर लिखा, उसके नीचे दूसरा आंसर भी स्टार्ट कर दिया। तो आपको ये करना चाहिए कि जैसे ही एक उत्तर लिखा उसके बाद आपको थोड़ा 1 या 2 लाइन का आपको 2 से 3 लाइन हाँ छोड़े मतलब। गैप, 3 लाइन थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है, हाँ। ठीक है, तो 1 या 2 लाइन का आपको छोड़ ही देना चाहिए गैप, जिससे वो सेपरेट हो जाए अगला। हाँ। मानते हैं। जी। तो वो वरना वो एक में ही ऐसे घुस जाता है तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता उसका, जी। ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए और क्वेश्चन नंबर है वो सही से लगाइए। जी। और फिर जैसे ही आपका ये सेक्शन कंप्लीट होता है तो आप सेक्शन बी लिखिए। जैसे आपने सेक्शन ए पूरा कर लिया, हाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 उसके नीचे वाली लाइन से आंसर, जी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 उसके नीचे वाली लाइन में आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो फिर जैसे ही सेक्शन कंप्लीट हो आपका तो सेक्शन बी जी। नीचे अंडरलाइन, ठीक है। अंडरलाइन। और फिर इसी प्रकार से आपको सेक्शन बी भी आपको अच्छे से आंसर लिखना, खुला खुला लिखना, काटापीटी नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर है वो सही से लगाने हैं। आंसर्स लिखने के बाद बीच में जैसे ही आप नेक्स्ट आंसर लिखो तो उसके बीच में आपको गैप दे देना चाहिए एक लाइन का, और ठीक है। तो इस प्रकार से और थोड़ा खुला खुला लिखेंगे तो थोड़ा आपकी जो राइटिंग अगर थोड़ी सी लो भी हो तो वो इक्वल हो जाती है, इतना कोई फिर प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो काटापीटी का बहुत ज़्यादा एक तरीके से गंदा इंप्रेशन पड़ता है जो चेक करता है कि इसको काटापीटी कर रखी है, ठीक है। सीक्वेंस में चीज़ें नहीं लिखते हैं क्योंकि इंग्लिश के पेपर में अगर आप सीक्वेंस थोड़ा सा भूलते हो तो वो आपका गलत इंप्रेशन देता है, ठीक है। अगर इस प्रकार होता है कि जैसे अब आप सेक्शन ए कर रहे हो तो रीडिंग सेक्शन होता है इंग्लिश में, तो अब क्या करते हैं, कई दिक्कत होती है उनके साथ। देखिए सेक्शन ए स्टार्ट करा, उसके 2-3 क्वेश्चन करे, अब एकदम से सेक्शन डी में जाके उसका क्वेश्चन आके यहाँ उतार के लिख देंगे, हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें होती है। तो ये एक अच्छा इंप्रेशन, अगर आपको देखो, अगर आपको पहले आप पेपर देखिए उसमें आपको लग रहा है कि यार ये सेक्शन मैं पहले करूंगा, मैं सेक्शन बी पहले करूंगा, सेक्शन सी ग्रामर का होता है तो सेक्शन सी मैं पहले करता हूँ, तो आप पहले सेक्शन सी को ही करें, बीच में सेक्शन डी का क्वेश्चन नहीं लाएं। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जो सेक्शन सी अगर आप कर रहा है, आपने चूज करा है, तो आप उसी के आंसर पूरे लिख दीजिए पहले। उसके बाद आप अगर सेक्शन डी करना चाहो तो करिए, बीच में नहीं। फिर बीच में सेक्शन डी लिया, फिर वापस सेक्शन सी का उत्तर कर दिया। इससे टीचर को मार्क्स देने में बहुत दिक्कत होती है। फिर वो नंबरिंग देखता है इस क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं। ओके, तो इस पर वो इरिटेट होता है इस प्रकार से, तो ये चीजें अच्छा इंप्रेशन नहीं देती है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। जो भी सेक्शन आप कर रहे हैं तो पहले उसी को कंप्लीट करें, ठीक है। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट सेक्शन में लिखना है उसका आप कर सकते हैं। तो ये चीजें आंसर राइटिंग में ध्यान देने योग्य, काटापीटी नहीं करनी है। ओके, खुला खुला थोड़ा लिखना है, गैप एक आंसर के बाद थोड़ा गैप देना है। जो भी सेक्शन आप कर रहे हो पहले उसी को कंप्लीट करना है, उसके बाद नेक्स्ट पर चलना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर राइटिंग का हो जाएगा। और कोशिश ये करिएगा कि आप अच्छा लिखें, ठीक है। अगर किसी की मध्यम राइटिंग भी है, थोड़ी मीडियम टाइप की भी है, तो वो भी थोड़ा खुला खुला जब लिखता है तो उसका थोड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। वो पढ़ने में तो आ जाती है, वरना ऐसे घुसा घुसा के लिख देते हैं तो वो इरिटेशन होता है। और ऊपर से उसकी राइटिंग भी ऐसी, मानते हैं, तो वो बहुत ज्यादा एक तरीके से उसके मार्क्स, वो जो चेकर होता है वो जानबूझ के भी काट लेते हैं कहीं, ठीक है। तो आप खुद की तरफ से तो क्यों मार्क्स कटवाने की वो करो, सही बात है ना, ठीक है। तो आंसर राइटिंग का तो ये पोर्शन हो गया। तो मेनली यही चीजों का ध्यान रखना चाहिए। रही बात हैंड राइटिंग की, तो देखो हर एक विद्यार्थी की अलग अलग होती है। तो राइटिंग की बात करें तो देखो हैंड राइटिंग बहुत, देखो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है जी, बहुत ज्यादा मैटर करती है। बोर्ड क्लास में आपकी, जैसे देखिए आप यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में आंसर राइटिंग, हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, है ना। तो इसी प्रकार से आपकी तो हैंड राइटिंग के साथ साथ मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, आपका
एक्सप्रेशन कैसा है। एक्सप्रेशन मीन्स जैसे नरेशन, आप किसी चीज को किस तरह से अभिव्यक्त कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो। कोई भी आंसर है, एक तो रटा रटाया हुआ आंसर होता है, जी और एक आप उसको बहुत, आपको याद है और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो, तो वो चीज एक तरीके से जो चेक करने वाला होता है उसको अच्छा लगता है जी कि यार इसने थोड़ा सा डिफरेंट लिखा है, इसने काफी अच्छी चीज लिखी है, मानते हैं। तो वो चीजों को आप जोड़ सकते हैं, आपका इंप्रेशन अच्छा बढ़ाएगा आपकी नोटबुक का, ठीक है। और हैंडराइटिंग की बात करें तो हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। जी ये चीजें देखो, मैं भी कहनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि देखो किसी भी विद्यार्थी को हैंडराइटिंग के बेस पे जज नहीं करना चाहिए, जी ठीक है। लेकिन देखिए, हैंडराइटिंग इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका इंप्रेशन खराब कर देती है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आपकी जैसे हैंडराइटिंग, अब देखो 12th क्लास में हैंडराइटिंग तो सुधरने से रही, हाँ 12th क्लास में, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा प्रयास तो कर सकते हैं ना। जैसे कुछ भी याद कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा, अब मैंने याद कर लिया तो मैं एक बार लिख लेता हूँ, तो उससे आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी हो गई, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट बढ़ेगा उससे आपकी राइटिंग का। ज्यादा से आप देखो कई बार क्या होता है, जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में राइटिंग बिगड़ती जाती है। जी तो आप थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के साथ अपना पेपर कीजिए, टाइम को ध्यान में रखते हुए, और धीरे धीरे थोड़ा लिखिए और अच्छा लिखिए, ठीक है। 12th क्लास में अब राइटिंग तो सुधरने से रही, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि मैं अच्छा लिखूं, जी कि पढ़ने में आ जाए, खुला खुला लिखे खुला मतलब। हाँ खुला खुला लिखें और पढ़ने में आ जाए, जी उसको ज्यादा दुविधा ना हो आपकी चीजों को चेक करने में और देखने में, ठीक है। व्यवस्थित तरीके से लिखें, ज्यादा काटा पिट्टी नहीं करें, वो तो चीज हो ही गई ना। तो बस राइटिंग की अगर बात करें तो देखो इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये ज- होती है, प्रभाव पड़ता है राइटिंग का। जी तो सभी से यही मेरा निवेदन है कि आप सभी राइटिंग को थोड़ा सा विशेष तौर पे, अगर जिनकी अच्छी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनकी थोड़ी मीडियम है या फिर बहुत ज्यादा खराब है, तो वह कोशिश करें कि हम अच्छा प्रयास करें। अच्छा क्योंकि कोशिश करने से क्या जा रहा है भाई, मनुष्य जब कोशिश करता है तो उसके आगे थोड़ी ना कोई चीज, क्यों। तो आप सभी जो भी जिनकी राइटिंग जिस प्रकार की भी है, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करते रहिए। कुछ भी याद कर रहे हैं, थोड़ा सा लिख लिया, तो उससे आपकी हैंड राइटिंग तो अच्छी होगी ही होगी, आप लिखने की स्पीड भी तेज होगी, जी ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान में रखना चाहिए, थोड़ी सी हैंड राइटिंग को भी आपको ध्यान में रखकर अच्छे से आपको अपनी हैंड राइटिंग लिखनी है। आपकी जब एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आप पेपर करोगे, तो आपको हैंड राइटिंग का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा आपकी नोटबुक का इंप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों चीजें स्टूडेंट्स को करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए, जिससे उनको उनकी अगर नोटबुक बहुत अच्छा तरीके का इंप्रेशन देगी, फिर उन जो भी चेक करेगा उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। जी सर, बहुत अच्छा उत्तर बताया। सर मेरा आपसे अगला प्रश्न संगत को लेकर है कि एक विद्यार्थी के जीवन में संगत कितने मायने रखती है। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी संगत अच्छी होती है तो वो मतलब पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, किनकी कुछ बच्चों की सर संगत मतलब गलत होती है, गलत दिशा होती है जिससे वो पढ़ाई में भी पिछड़ जाते हैं। तो संगत के बारे में बताइए कि संगत कैसी होनी चाहिए एक विद्यार्थी के लिए। तो देखिए, संगत का भी एक अहम इम्पोर्टेंस रहता है जी, जी क्योंकि संगत ही एक दिशा परिवर्तन का काम करती है। अच्छी संगत अच्छी दिशा में ले जाएगी और बुरी संगत बुरी दिशा में ले जाएगी, ठीक है। तो संगत का बहुत रोल होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, क्योंकि कई बार ऐसे केसेस भी होते हैं, इस प्रकार की चीजें भी होती है कि कई बार विद्यार्थी बहुत अच्छा इंटेलिजेंट होता है, लेकिन उसकी संगत खराब हो जाती है, गलत हो जाती है, गलत विद्यार्थियों की संगत में आ जाता है, तो वो भी अपनी पढ़ाई से पिछड़ जाता है और वो भी उन जैसा ही बन जाता है। जी और कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो मीडियम होते हैं, थोड़े बहुत ठीक है, पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं, और लेकिन उनकी संगत अच्छी है, जी उनकी संगत अच्छी है, तो वो अपने सहपाठियों से, साथ वालों से सीखते ही हैं, जी वो भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाते ही हैं अपने में, धीरे धीरे लाओ चाहे ले आते हैं। तो संगत का देखिए इंपॉर्टेंस बहुत होता है, क्योंकि देखो संगत ही आपको अपने ट्रैक से विचलित कर देगी और संगत ही आपको ट्रैक पर भी चलने देगी, जी ठीक है। तो संगत का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप 12th क्लास के स्टूडेंट की ही बात ना करें कि संगत, तो अगर हम आगे भी बात करें तो संगत अच्छी ही होनी चाहिए, जी ठीक है। और अगर गलत संगति में अगर आप हैं, तो आपको उस चीज से आपको साइड हो जाना चाहिए, क्योंकि वो आपका करियर, 12th क्लास ही नहीं, आपका करियर भी खराब कर सकती है, देगी। सही मानते हैं ना आप। जी तो सिर्फ 12th क्लास की बात ना करें, तो संगत का असर तो देखो आजीवन भर देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है। तो गलत संगत है अगर, और ये गलत लोग हैं इस प्रकार के कि वो आपको
परेशान कर रहे हैं, या फिर आप उनकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो, या फिर बहुत ज़्यादा आप गलत दिशा में जा चुके हो, गलत चीज़ें अपना चुके हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों से हमको दूरी बना लेनी चाहिए, खुद ही साइड हो जाना चाहिए। और क्योंकि अगर आप अपने फ्यूचर को लेके या फिर आप अपने 12th क्लास को लेके कंसर्न में हो कि नहीं मुझे इस प्रकार की गतिविधियां नहीं करनी है, तो आपको संगत का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपकी संगत अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्बेंस ही होता रहेगा। तो इसलिए संगत का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए हर एक विद्यार्थी को, ठीक है, तो जिससे वो अपनी पढ़ाई नियमित रूप से जारी कर सके और फालतू का जो और चीजें हैं उनसे दूरी ही बना के रखे, क्योंकि ये चीजें आपकी 12th क्लास ही नहीं, आपकी लाइफ भी खराब कर सकती है, ठीक है। तो एक अच्छी संगत, अच्छे लोगों के साथ, वो अच्छे सहपाठी हैं, अच्छे मित्र हैं, उनके साथ रखिए, उससे आपको इम्प्रूवमेंट ही मिलेगा, उससे आपको और जो चीजें आपको नॉर्मलाइज फील भी होगा, और सब चीजें हैं उससे वो ठीक है, वो चलो वो ओके है। लेकिन गलत संगत है वो बिल्कुल सही नहीं है, वो चीज बिल्कुल अलाउ नहीं करनी चाहिए आपको। और अगर ऐसी स्थिति है अगर आपके साथ, तो आपको उसको समय रहते ही उनसे दूरियां बना लेनी चाहिए, और आपको अपने पर काम करना चाहिए, अपने में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कि इतना लॉस हो चुका है मेरा इन लोगों की वजह से, तो अब मुझे ज्यादा एफर्ट मारने हैं जिससे मैं वापस उस स्तर तक आ सकूं, ठीक है। तो संगत का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए हर एक विद्यार्थी को, ठीक है। जी सर, बहुत ही अच्छा उत्तर बताया आपने। अब सर मेरा आपसे अगला प्रश्न यह है कि फेक न्यूज़ व मिसगाइडिंग को लेकर है कि सर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मतलब कि सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप जैसी मतलब बहुत से प्लेटफॉर्म होते हैं जिनके माध्यम से फेक न्यूज़ होती हैं सर, उनको मतलब शेयर कर देते हैं अपने स्कूल ग्रुप में, अपने क्लास ग्रुप में कि इस बार पेपर ऐसा आएगा, यही पढ़ लो, यही एग्जाम में आएगा, मतलब इस बार प्रमोट होगे, एग्जाम इस दिन मतलब 2-3 दिन लेट होगी, मतलब ऐसे बहुत से फेक न्यूज होते हैं। हाँ, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जिस प्रकार की जो चीजें होती है जो मिसगाइड करती है स्टूडेंट्स को कि पेपर इस प्रकार से आएगा, जैसे वीडियो का ऐसे थंबनेल टाइप बना दिया कि यही पढ़ लो, यही आपके इस डेट को ये पेपर है। तो इस प्रकार की चीजें गुमराह करती है विद्यार्थियों को, और यही विद्यार्थी कोई फेक न्यूज होते हैं, फेक टाइम टेबल होते हैं, फेक कोई भी शेड्यूल होता है, फिर कोई सूचना होती है, उसको क्या एक दूसरे को फॉरवर्ड कर देते हैं, जिससे फिर वो सभी गुमराह हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, ठीक है। और ये एग्जाम के जैसे जैसे एग्जाम पास में आती है ना, ये चीज आप देखेंगे, आप एग्जाम के टाइम पे ये चीजें बहुत देखेंगे, तो उस टाइम बहुत ज्यादा ये चीजें होती है। और आप ये चीज भी कह रहे हैं कि जैसे इस तरह से मिसगाइड भी कर देते हैं कि इस साल प्रमोट कर दिया जाएगा विद्यार्थियों को, इस बार एग्जाम 2 महीने आगे पोस्टपोन हो गई है ना। और इस प्रकार की चीजें भी होती हैं जो कि ये भी गुमराह करती हैं। ये सब चीजों पे बिलीव नहीं करना चाहिए। मैं आपको फिर एक चीज कहूँ सभी विद्यार्थियों को कि जो ऑफिशियल न्यूज़ेज होती हैं, ठीक है, उन्हीं को ही हमको मानना चाहिए। और वो चीज जब सभी जो लोग होते हैं उस पर बात नहीं करें, तब तक किसी भी चीज को नहीं माननी चाहिए। जब तक एक ऑफिशियल एक पुख्ता न्यूज नहीं हो, जब तथ्य सामने नहीं हो, ठीक है, आपके सामने फैक्ट्स नहीं हो, तो आपको किसी भी चीजों में बिलीव नहीं करना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से सारी चीजें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ओके, धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा उत्तर बताया। सर मेरा आपसे अगला प्रश्न टाइम मैनेजमेंट को लेकर है कि सर स्टूडेंट्स में टाइम को लेकर बहुत समस्या रहती है। जैसे मतलब बहुत सी सर ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से सर स्टूडेंट्स टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जैसे 6 से 7 घंटे का स्कूल का टाइम होता है, मतलब उनका होमवर्क भी होता है और घर के छोटे मोटे काम भी होते हैं, जिससे सर इन सभी चीजों की वजह से बच्चे का जो रूटीन होता है वो गड़बड़ा जाता है। तो आप बताइए कि टाइम मैनेज टाइम मैनेज कैसे करें, तो देखिए टाइम मैनेजमेंट 12th क्लास में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतने विषय होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो कई विद्यार्थी क्या करते हैं, तो इतना समय होता है, फिर वो जो खुद की पढ़ाई को भी होमवर्क में ही इन्वॉल्व कर देते हैं कि भाई हाँ मैंने होमवर्क कर लिया तो मैंने पढ़ाई कर ली, ठीक है। क्योंकि देखो 6-6.5 घंटे का टाइम स्कूल का हो जाता है, ठीक है। तो मॉर्निंग में भी तैयार वगैरह होना और सब करना, फिर स्कूल जाना वगैरह, वो चीज़ें हो जाती हैं। एंड फिर आने के बाद भी 1-1.5 घंटा रेस्ट करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, तो वो चीज़ें अलग हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होमवर्क वगैरह भी करना होता है, अब सब्जेक्ट्स भी इतने सारे होते हैं, तो और सभी के करना पड़ेगा, ठीक है। तो और फिर पढ़ने का टाइम नहीं दे पाते हैं विद्यार्थी कि मतलब ये सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको समय नहीं दे पाते, प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे। एक बार एक विषय को दे देंगे तो दूसरा रह जाता है,
दूसरे को दे देंगे तो तीसरा रह तीसरा रह जाता जाता है। है। तो इस प्रकार की समस्या बनी रहती है। तो देखिए मैं बताऊं आपको कि 12th क्लास में सभी विषयों को साथ में लेके चलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी आप एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कर रहे हो और एक सब्जेक्ट नहीं कर रहे हो, कब मैं बाद में कर लूंगा, जी एक साथ कर लूंगा। जी एक सब्जेक्ट ऐसा गिराता है परसेंटेज को कि समझ में नहीं आती फिर, है ना। जी तो और एक सब्जेक्ट बढ़ा भी देता है। जी ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। तो मेरी ये सलाह है कि आप सभी विद्यार्थी चाहे थोड़ा थोड़ा समय दो, लेकिन रेगुलरिटी में अगर आपको आपको हर एक सब्जेक्ट को समय देना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट अपना रूटीन के अनुसार देखें, अपना क्या क्या रूटीन है और मैं कहाँ समय को व्यर्थ कर रहा हूँ। तो समय जहाँ पे व्यर्थ कर रहा हूँ उस समय को आप यूज में ले लो। ठीक है, जी जो जो काम है वो तो होते रहेंगे एज यूजुअल। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद में जैसे जो जो समय आपको होमवर्क के बाद का बात बताना, और होमवर्क भी अगर आप कर रहे हो तो प्लीज होमवर्क करते वक्त भी ध्यान पूर्वक होमवर्क करें। उससे क्या होगा, आपको माइंड में रहेगी चीजें। ठीक है, जी तो होमवर्क करते समय भी आप लोगों को क्या, जो भी करे नहीं कि चलो देख देख के उतार दिया, चलो होमवर्क ही तो करना जल्दी से कर लेते हैं। होमवर्क भी कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ हद तक आपकी पढ़ाई हो सकती है। आप जो भी चीज होमवर्क कर रहे हो उसको माइंड में थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए करेंगे तो फिर वो चीज थोड़ी सी वहां पे भी हैंडल हो जाएगी। ठीक जी है, और फिर आप देखिए अपना समय कि अब मेरे पास कितना टाइम है और मैं कितना समय किस किस चीज में व्यर्थ करता हूँ या किस चीज में लगाना है मुझे। जी तो उस हिसाब से आपको अपना देखना है और किसी भी टाइम को व्यर्थ नहीं करना है कि फालतू में इधर उधर घूम रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। जो काम है वो तो एज यूजुअल होने ही है, वो होंगे ही। जी ठीक है, ओके। तो विशेष बात है कि जहां मैं समय व्यर्थ कर रहा हूँ उसको यूज करना है। जी ठीक है, और सभी विषयों को साथ में लेके चलना है। एक विषय को ही नहीं कि एक को छोड़ दिया दूसरे को पढ़ रहे हैं फिर 2-3 दिन बाद पढ़ लेंगे तो फिर वो पीछे रहते जाते हैं। तो रिवीजन हर एक सब्जेक्ट का जरूरी है। तैयारी होमवर्क तैयारी नहीं होती, होमवर्क के अलावा जो हम पढ़ते हैं याद करते हैं वो उसको तैयारी तैयारी होती है। कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान में रखना आपको कि समय जहाँ पे मैं व्यर्थ कर रहा हूँ वो मैं उसको यूज कर लूँ। और मैं 11 बजे तक पढ़ सकूँ तो 11 बजे तक पढ़ूँ, 12 बजे तक 12:30 तक पढ़ूँ तो ठीक है। बाकी स्लीप का टाइम मैंने बता ही दिया आपको कि 6-7 घंटे आपको सोना ही है। ठीक है, तो आप फिर अपने अनुसार रूटीन के अनुसार देख लीजिए। हम ठीक है, वो तो आपको देखना है, वो तो सबका रूटीन अलग अलग होता है सबका। ठीक है, तो वो आपके कंडीशन और आपके वर्क्स के ऊपर है कि इस प्रकार की चीजें हैं। ठीक है, तो बस इन चीजों का ध्यान में रखना आपको। और स्लीप टाइम है उसको आपको 6 या 7 घंटे देने ही है। जी ठीक है, और बाकी जो जो टाइम है उसको आप यूज करें। बस इतना कहना चाहूंगा टाइम मैनेजमेंट पे। और सभी विषयों को साथ में लेके चलें, जी किसी भी सब्जेक्ट को छोड़े नहीं, सबको साथ में लेके चलें। ओके, तो इस प्रकार से एक विद्यार्थी अपना टाइम मैनेज करके अगर शुरुआत से ही अंत तक एग्जाम के पढ़ता है तो उसकी पढ़ाई की जो एक आदत है वो बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव जी होती है और वो टाइम मैनेज करना सीख जाता है। और वो और ये टाइम मैनेजमेंट उसके एग्जाम में भी काम आता है कि इस पोर्शन को मुझे इतनी देर में करना है, इस पोर्शन को इतनी देर में और इसको इतनी देर में। ठीक है, तो ये आपकी शुरुआत से हैबिट हो जाएगी। तो टाइम मैनेज करना आप स्वयं से सीखें। ठीक है, क्योंकि स्वयं से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता जी ये चीज को। जी ठीक है, आप अपने अनुसार अपने दिनचर्या के अनुसार रूटीन के अनुसार आप देखिए और जहां मैं व्यर्थ कर रहा हूँ समय उसको यूज कीजिए। इस प्रकार से टाइम मैनेज हो जाएगा हर एक विद्यार्थी का और वो सारे विषयों को साथ में लेके चल सकता है और पढ़ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट की दुविधा से विद्यार्थी बाहर आ सकते हैं। जी सर, बहुत अच्छा उत्तर बताया। सर मेरा आपसे अगला प्रश्न डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रेशर को लेकर है कि सर मतलब बच्चों पर बहुत मतलब ऐसा प्रेशर होता है, टीचर्स का प्रेशर हो गया, फैमिली एक्सपेक्टेशंस हो गई, और भी चीजें हैं सर। मतलब बच्चों के पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो सर वो किसी से डिस्कस नहीं करते, किसी जी से डिस्कस नहीं करते। और मतलब टीचर्स का भी दबाव रहता है, फैमिली एक्सपेक्टेशंस भी बहुत होती है सर बच्चों पर। तो सर वो इन सभी चीज़ों से मतलब इन सभी चीज़ों के दबाव से वो सर खुद पर बहुत भारीपन महसूस करते हैं, जिससे सर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता नहीं लगता है, और भी चीज़ें हैं। जी। तो आप बताइए मतलब बच्चे इन चीज़ों से कैसे बचे, क्या करना चाहिए, आप बताइए। देखिए डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रेशर, ये चीजें अगर हम देखें तो आजकल हर एक विद्यार्थी इन सभी चीजों से जूझ रहा है। जी ठीक है, हर एक विद्यार्थी के ऊपर किसी ना किसी चीज का प्रेशर होगा, चाहे जी वो फैमिली प्रेशर हो, टीचर्स का प्रेशर। टीचर्स को तो इतना वो चलो कह देते हैं वो चीज, वो बात अलग है, लेकिन टीचर्स का प्रेशर कुछ हद तक सीमित रहता है, उसके बाद नहीं रहता। ठीक है, जी तो टीचर्स के प्रेशर को तो अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो और सब चीजें कर रहे हो तो वो तो वहीं संतुष्ट हो जाता है। ठीक है, रही बात फैमिली एक्सपेक्टेशंस की, तो फैमिली जो है वो हमारे से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेती है कि
ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, तो वो इस प्रकार के इतने इंटेलिजेंट है, ये है तो इसके इतने मार्क्स आने चाहिए। तो एक तरीके से जो स्टूडेंट होता है उसके मन में ऐसे थोड़ा सा द्वंद्व रहता है कि यार कि कम नंबर आ गए तो घर वाले किस प्रकार से बिहेव करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। तो वो थोड़ा सा उन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा डरता भी है, दबाव भी रहता है फैमिली का। और घर वाले भी कुछ इस तरीके से डरा के रखते हैं या फिर कहते हैं कि इतने नंबर आने ही चाहिए और इतने नंबर लाने ही हैं तुझे, कोई मैटर नहीं करता, इतने कम नंबर लाएगा तो क्या कौन पूछेगा तुझे, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो एक तरीके से बच्चा कहेगा तो नहीं किसी को, लेकिन वो अंदर ही अंदर थोड़ा सा फील करता है और वो भारीपन भी महसूस करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम फैमिली मेंबर्स को जो है उनको समझाने की ज़्यादा आवश्यकता है कि विद्यार्थी को इतना, क्योंकि देखो 12th क्लास में आगे ही स्ट्रेस काफ़ी रहता है विद्यार्थी के ऊपर, सिलेबस का बर्डन इतना रहता है, दबाव इतना रहता है, तो वो ऑलरेडी ही काफ़ी सब चीज़ों से दबा हुआ है। तो उसको ऐसे में उसको थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट की काफ़ी आवश्यकता होती है, जो फैमिली से फुलफिल हो सकती है, ठीक है। तो मॉरल सपोर्ट आप फैमिली जो है उन चीज़ों का, इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि जो उनका बेटा है, बेटी है, जो भी, कि उनका बच्चा है वो कितना खुश है, कितना नहीं। और उनको ये चीज़ ऑलरेडी पता होना चाहिए कि 12th क्लास में विद्यार्थी, तो इस पे और हम अलग तरीके से एक्सपेक्टेशंस ना करें या इस पे और अलग अलग चीज़ों का दबाव ना डालें। उसको जितना हो सके सपोर्ट करें। और अगर वो क्योंकि घबरा रहा है कोई विद्यार्थी, कोई परेशान हो रहा है, किसी चीज़ का दबाव हो रहा है, तो वो किसको कहेगा, ठीक है ना। पेरेंट्स और को फिर जब पेरेंट्स इस तरीके से करेंगे तो पेरेंट्स को भी नहीं कहेगा, और फिर इससे क्रिएट होता है डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस, ठीक है। तो इन चीज़ों से जाता है। और क्योंकि देखो ऑलरेडी बच्चा अपने सिलेबस से, अपनी खुद की पढ़ाई की वजह से और अपनी ग्रोथ की वजह से कि कितना उसको याद है, कितना नहीं है, अपनी तो इन चीज़ों से ऑलरेडी स्ट्रेस में रहता है, पढ़ाई का इतना प्रेशर रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी क्रिएट कर देती है डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह, ठीक है। तो ऐसे में विद्यार्थियों को देखो, एक तो थोड़ा सा मॉर्निंग में थोड़ा मेडिटेशन करना सही रहेगा कि सुबह थोड़ा सा मॉर्निंग में उठे तो डीप ब्रेथ करें, लंबी सांसें लें वगैरह, थोड़ा सा वॉक कर लें, ठीक है, जिससे थोड़ा सा मन शांत रहता है। और ज़्यादा चीज़ों को, मतलब ज़्यादा चीज़ें सोचे नहीं, ओवर थिंक करते हैं ना, तो वो चीज़ सोचे नहीं कि कौन क्या कैसे होगा, किस प्रकार, तो वो चीज़ें नहीं ध्यान में लाएं। और फैमिली एक्सपेक्टेशंस जो चीज़ होती है वो भी आपको बस थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है कि हाँ मुझे इस तरीके से पढ़ाई करनी है, तो थोड़ा सा घर वाले भी शांत रहेंगे, जी। ठीक है। और जो दबाव वाली चीज है वो तो देखो फैमिली मेंबर्स को ही समझने की होगी, ठीक है। वो हम विद्यार्थियों को उसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो तो फैमिली मेंबर्स को ही समझने योग्य बात है कि ऑलरेडी इतनी सब चीजें हैं, तो दबाव नहीं देना है, ठीक है, ठीक। तो और एक्सपेक्टेशंस है जो जो हमारे पेरेंट्स की डिजायर है, उनको ध्यान में रखना और उस हिसाब से कार्य करना, तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, ठीक है। और रही बात डिप्रेशन, एंजाइटी की, तो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं विद्यार्थियों की जो किसी से शेयर नहीं करते, बोलते नहीं है, कहते नहीं है। तो देखिए, तो उस चीज़ का मैंने आपको बताया कि आपको थोड़ी सी कोई भी चीज़ है वो अपने ऊपर इतनी हावी नहीं होने देनी है, क्योंकि वो हावी होने दोगे आपके अंदर एक तरह से स्ट्रगल चलता रहेगा किसी भी चीज़ का। और आपके दो चीज़ें होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहेंगे, द्वंद्व स्थिति चलती रहेगी दो चीज़ों की, करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, और अलग अलग दो दो थॉट्स होंगे, ठीक है। तो ये आपके अंदर फाइट करते हैं, लड़ाई करते रहते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों की वजह से डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है और एंग्जाइटी वगैरह स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो चिंता बढ़ जाती है, सारे टाइम सोचते ही रहते हैं। तो इन चीज़ों का यही है कि आप अपने ऊपर किसी भी चीज़ को हावी ना होने दें, चीज़ों को थोड़ा सा इजीली लें, मतलब इतना दबाव के साथ किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट ना करें, ठीक है। जो चीज़ है उसको वैसी ही रहने दें। और आपको मतलब सरलीकरण करना चाहिए चीज़ों का कि मुझे इस तरह से बिहेव नहीं करना, या फिर मेरे को ये जो पर्टिकुलर थॉट है या थिंकिंग है या फिर किसी की भी कही हुई बात है उसको अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देना है, ठीक है। और मुझे थोड़ा सा मेरी दिनचर्या में या फिर और चीज़ों में परिवर्तन करना चाहिए, ठीक है। ओके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे थोड़ा बहुत व्यक्ति इन चीज़ों से बाहर आ सकता है। और रही बात, और ये देखो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है मेंटलिटी पर कि हमारी मानसिक, देखो मानसिक शक्ति कितनी है, क्योंकि कई विद्यार्थी होते हैं वो तो झेल लेते हैं और कई नहीं झेल पाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा दबाव हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, चिड़चिड़े व्यवहार हो जाता है फिर उनका, ठीक है। तो ये चीज़ हर एक विद्यार्थी खुद से ही, ये कोई और नहीं कर सकता, वो खुद ही अपने अंदर चेंजेस लाके, चीज़ों को अवॉइड करके, चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करके, और जो जो चीज़ें यूज़फुल है, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको करके, बाकी सब चीज़ों पे ध्यान ना देकर साइड में रखकर
अपना कर्म करते रहो, अपना जो भी वर्क अपनी पढ़ाई है वो करते रहो, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। एक एक चीज कहें हम इसी भाषा में, तो टेंशन किसी चीज की नहीं लेनी अपने को, तो बस अपना काम करना, अपना कर्म करना है, बाकी जो होगा वो अच्छा होगा। ठीक है, तो ये चीज को आप माइंड में रखिए कि टेंशन नहीं लेनी किसी चीज की। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी और अपना हमको वर्क करना, अपना काम करना, हमारी पढ़ाई करनी है, जो होगा वो अच्छा होगा। बस इस प्रकार से इस थॉट के अनुसार चलना चाहिए और किसी भी चीज को अपने ऊपर इतना दबाव या फिर दबाव नहीं डलना चाहिए या फिर किसी चीज का हावी नहीं होनी चाहिए, उसी वजह से तनाव क्रिएट हो जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी मदद से आप काफी हद तक इन सब चीजों से बाहर आ सकते हो। बाकी आपकी मेंटलिटी पर और आपकी विल पावर होती है ना, जो इच्छा शक्ति, वो उस पर भी डिपेंड करता है कि हाँ आपने, और एक डिटर्मिनेशन, आपका जो दृढ़ निश्चय होती है, कुछ चीजें हैं जिनसे आप इन चीजों से भी फाइट कर सकते हो। ठीक है, खुद पे अगर विश्वास हो इस तरीके से हम फाइट करें कि नहीं मुझे इस तरीके से नहीं, तो वो कई बच्चे मैच्योर होते हैं तो वो कर लेते हैं और कई बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो उनको ये चीजें जब मैं आपको बता रहा हूँ उनको ध्यान में रखना है और उस तरीके से आपको अपने व्यक्तित्व में, अपने करेक्टर में लानी है ये चीजें, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा प्रभाव धीरे धीरे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीजें, हम इन चीजों से बाहर आ सकते हैं और इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं और अपनी जो पढ़ाई है उसको निरंतर रूप से जारी रख सकते हैं बिना इन चीजों के प्रेशर से। ठीक है, ओके सर, बहुत अच्छा उत्तर दिया। सर मेरा आपसे अगला प्रश्न सेल्फ स्टडी व टीचर्स पर निर्भरता को लेकर है कि सर कुछ बच्चे होते हैं जो एग्जाम से पहले सेल्फ स्टडी करते हैं और सर कुछ बच्चे होते हैं जो टीचर्स पर निर्भर रहते हैं, टीचर्स ने जो बताया वो बस उसी चीज को पढ़ते हैं, और जो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे होते हैं वो अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं। तो आप मुझे ऐसे बताइए कि टीचर्स पर निर्भर होना सही है या सेल्फ स्टडी सही है? देखिए, सेल्फ स्टडी की बात करें तो सेल्फ स्टडी इज द की टू सक्सेस। जी, सेल्फ स्टडी सबसे बड़ी चीज है, स्वाध्याय। जी, स्वाध्याय, ठीक है, तो सेल्फ स्टडी से बेस्ट कुछ नहीं है। और ठीक है, और देखो कई विद्यार्थी, मैं आपकी बात समझ गया कि विद्यार्थी पूरी तरह से टीचर्स पे निर्भर रहते हैं कि हाँ टीचर्स ने ये चीज बता दी, ये कर लेते हैं, बहुत है, खुद की तरफ से एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अब सेल्फ स्टडी करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो क्या करता है जी, वो टीचर का बताया हुआ तो पढ़ता ही पढ़ता है और जो एक्स्ट्रा चीजें है ना वो भी पढ़ता है, उसके अनुसार वो सेल्फ स्टडी कर रहा है तो डिटेल पढ़ेगा। एक एक चीजों को टीचर ने बता दिया, अच्छे से गाइड कर दिया और ठीक है, वो तो पढ़ेगा ही वो, लेकिन उसके अलावा जो अदर चीजें हैं और भी जो चीजें और पोर्शन है वो भी पढ़ेगा। तो ठीक है, ये बात बिल्कुल से, देखो पूरी तरह से डोंट डिपेंड ऑन टीचर्स एंटायरली, संपूर्ण रूप से टीचर्स पे निर्भर नहीं रहना चाहिए 12th क्लास में। ठीक है, आप सोचेंगे क्या कह रहा हूं मैं, लेकिन हाँ, क्योंकि 12th क्लास में टीचर्स आपको सिर्फ अच्छे तरीके से गाइड करेगा, एक एक चीजों को बता देगा, आपको चीजें समझा देगा। ठीक है, कई टीचर्स होते हैं जो सब कुछ ही अच्छे से करवा देते हैं, बहुत अच्छे से चीजों को कवर करवा देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी विद्यार्थी को सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ती है। अब टीचर ने अच्छे से करवा दिया, अब बच्चा पढ़ ही नहीं रहा तो क्या मतलब है उसका। जी, ठीक है, टीचर्स ने बता दिया, बहुत अच्छी बात है, वो तो आप तैयार करो ही करो, उसके अलावा आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो और चीजें एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो खुद के तरह से, और अच्छे से आप चीजों को एक्सप्रेस करना सीख रहे हो। टीचर ने 10 क्वेश्चन बता दिए तो आप 15-20 और कर रहे हो, उसमें कोई लॉस नहीं है। क्या पता है बोर्ड एग्जाम में तो कुछ भी आ जाता है, कैसे भी आ जाता है। ठीक है, लैंग्वेज चेंज होके आ जाएगा, लेकिन आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी और आप जब आंसर राइट कर आओगे ना आपकी बोर्ड एग्जाम में, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ यार मेरी लेखन शैली में प्रभाव है। ठीक है, मैं अच्छा लिख पा रहा हूँ। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना, और पूरी तरह से मैं आपको कहूँ, पूरी तरह से टीचर्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। टीचर्स आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, टीचर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे सब चीजें, लेकिन टीचर्स के अलावा भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तब आपकी पढ़ाई है उसमें बहुत ज्यादा निखार आएगा। ठीक है, सेल्फ स्टडी से निखार आता है पढ़ाई में। ठीक है, टीचर आपको उस स्टेज तक, स्तर तक लेकर आ जाता है, लेकिन फिर आप और जो ऊपर वाले स्तर पे जाते हो वो आपकी सेल्फ स्टडी के थ्रू जाते हो जी। ठीक है, तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी का बहुत अहम रोल है। सेल्फ स्टडी आप सभी विद्यार्थियों को खूब स्वाध्याय करना चाहिए। स्कूल में जो बता दिया, टीचर ने बता दिया, वो सब ठीक है, उसको तो करना ही करना है। अदर्स में आपको खुद की तरफ से एफर्ट डालने हैं, और जो और चीजें आप पढ़ सको कि चलो मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, चलो मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, तो वो चीजें भी पढ़नी चाहिए। लॉस नहीं होगा, बहुत अच्छा आपको एग्जाम में, आप जब नोटबुक में आप कर आओगे तो आपको बहुत अच्छा इंप्रेशन लगेगा, खुद के ऊपर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं बहुत अच्छे से उत्तर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि सेल्फ स्टडी है उसको जरूर आप जितना समय दे सकते हो अपनी सेल्फ स्टडी पर उसको दीजिए। एक्स्ट्रा जितना पढ़ सकते हो आप वो पढ़िए, बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी का वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और टीचर्स पे भी निर्भर रहना है और टीचर्स पे पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना, दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। तो टीचर्स जो जो बता रहे हैं उनको करना और अपनी सेल्फ स्टडी, अपना जो स्वाध्याय है उसको बहुत इंप्रूवमेंट लाना उस चीज में, स्वाध्याय करते रहना निरंतर, एक्स्ट्रा चीजें पढ़ती रहनी है, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। फिर मैं आपसे अगला प्रश्न सिलेबस के बारे में करना चाहता हूँ कि सिलेबस मतलब एग्जाम के 2 महीने पहले सिलेबस को कैसे पूरा करें, एक स्टूडेंट को क्या छोड़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए, आप ये बताइए। देखिए, अगर विद्यार्थी स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहा है जी तो उसका सिलेबस उसका नवंबर दिसंबर तक हो जाना चाहिए, जी ठीक है। उसके बाद एग्जाम में 2-3 महीने रहते हैं तो उसमें उसको करना चाहिए, जो जो चीजों को उसने अच्छे से तैयार कर लिया उसको रिवाइज कर लेना चाहिए, ठीक है। तो सिलेबस को, और कई विद्यार्थी होते हैं जो जागते ही नवंबर दिसंबर में है, अब उनकी इच्छा ये रहती है कि भाई हम 2 महीने के अंदर है ना सब चीजें तैयार कर लें और एग्जाम देकर आ जाएं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार की चीजें होती है, तो उसमें क्या करना चाहिए, उसमें आपको ध्यान में रखने योग्य बातें ये है कि जो जो उसमें देखो, मैं आपको बताऊं कि जो जो चीजें प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो आ रही हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए एक तो, ठीक है। अब जैसे कोई विद्यार्थी जो, देखो पहले एक मैं बताऊं आपको कि जैसे सिलेबस कवर हो जाता है नवंबर दिसंबर में, ठीक है। तो उसके बाद में जब 2 या 3 महीने रहते हैं तो उसमें आपको रिवीजन करना है, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि हाँ ये इस साल आने की योग्य है और टीचर्स भी आपको बताते हैं तो उनको ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है। तो उन्हीं जो मेन चीजें हैं उनको आपको 2 या 3 महीने तक अच्छे से करना है और बाकी जो अदर पोर्शन है उसको रिवाइज करते रहना जी, ठीक है ना। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, बाद में आपको बताऊंगा। देखिए, तो फिर और रही बात, अब कई विद्यार्थियों की रहती है कि एग्जाम से 2 या 3 महीने पहले किस प्रकार पढ़े कि हमारे ठीक ठाक मार्क्स आ जाएं, ठीक है। तो इसका ये सॉल्यूशन है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना उनको एक बार देख लेना चाहिए, 5 से 6 साल के जो पीछे के पेपर्स हैं उनको देख लेना चाहिए। एक तो उनमें जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जो रिपीट हो रहे हैं उनको भी गौर करना चाहिए, और किस पर उनको तो देखो उन क्वेश्चंस को तो कर ही लेना है और जो रिपीट हो रहे हैं उनको बहुत ध्यान पूर्वक करना है, ठीक है। और अपने टीचर से सलाह लीजिए कि किस प्रकार की चीजें हैं जो हमको अवॉइड करनी है और कौन सी चीजें ऐसी है जिन पे हमको विशेष ध्यान देना है, तो वो चीज हो गई। और एक आपको जल्दी जल्दी चीजों को देखना है, रिवाइज करना है, देखना है रिवाइज करना, मतलब देखना और रिवाइज करना है, ठीक है। आपने देखा ये पोर्शन, ये चैप्टर का नाम ये है, इसके क्वेश्चन आंसर है, तो आपने उसको एक बार देख लिया, सरसरी निगाहों से देख लिया आपने जल्दी से, अब उसको आप रिवाइज करते रहिए रोज। जैसे 5 चैप्टर्स है, मुझे इनको रोज रिवाइज करना है, समझ गए। मुझे इस मेरे ये सिलेबस में ये पोर्शन है, ये ज्यादा मार्क्स का है, तो मुझे इसको अच्छे से तैयार करना है। तो इस प्रकार से अगर आपको अंत में पढ़ना है, महीने के अंत की जो स्ट्रेटेजीज होती हैं उनका ध्यान में रखते हुए कि उनको ध्यान में रखते हुए तो ये चीजें ठीक है जी, ठीक है। तो अंत में ही इस प्रकार से पढ़ा जाए, लेकिन अंत में जो बच्चे होते हैं उनको देखो सीटिंग ज्यादा देनी पड़ती है, सीटिंग, क्योंकि हाँ सीटिंग ज्यादा देनी पड़ती है और काफी चीजें कवर करनी पड़ती है, तो एक तरीके से उनके ऊपर बर्डन भी हो जाता है, बहुत लोड, हाँ लोड हो जाता है कि भैया अब क्या करें, और वो कई बार असमंजस की स्थिति में भी हो जाते हैं, यार इतना सारा है, फिर रियलाइज होता है काश शुरुआत से पढ़ लेते, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें भी होती है, लेकिन चलो खैर, आपको सलाह तो यही चीज की दी जाएगी कि आपको शुरुआत से पढ़ना चाहिए, और सिलेबस जब नवंबर दिसंबर तक खत्म हो ही जाता है तो 2 या 3 महीने अच्छे से रिवाइज करो ना, क्यों, सही बात है ना, उसमें फिर बेटर रहेगा, आपके लिए मार्क्स इंप्रूव होंगे जब आपका सिलेबस कवर अच्छे से तैयारी है सब चीजें, ठीक है। तो रही बस ये जो मंथ के 2 या 3 महीने पहले की बात होती है एग्जाम के, तो इसमें इन चीजों का देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सीटिंग थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, और जो जो चीजें मेन है जो फ्रिक्वेंटली आस्क हो रही है एग्जाम में, रिपीट हो रही है, उनको विशेष रूप से देखना है। जो टीचर्स बता रहे हैं कि इस बार एग्जाम में आएगा, इस बार ये चीजें ध्यान पूर्वक आपको देखनी है, उन चीजों पे गौर करना है, ओके, और रिवाइज करना है, रिवीजन करना है बस। तो इस प्रकार की चीजें आप कर सकते हो जिससे आप एग्जाम के पास ज्यादा अच्छे से अपने स्टडीज में निखार ला सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें हैं, तो विद्यार्थियों को इन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए। सर बहुत अच्छा उत्तर दिया। सर मेरा आपसे अगला प्रश्न बेस्ट रिसोर्सेज के बारे में है कि मतलब एग्जाम टाइम में स्टूडेंट के लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या होने चाहिए और नोट्स का कितना महत्व है एक स्टूडेंट के लिए। जी देखो, नोट्स की बात करें तो नोट्स का बहुत महत्व है जी, नोट्स सेल्फ नोट्स होते हैं ना, उनका बहुत ज्यादा महत्व है बोर्ड एग्जाम के विद्यार्थी के लिए। और जो बेस्ट रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं आप, देखो बेस्ट रिसोर्सेज, देखो ज्यादा इधर उधर जाने की तो आवश्यकता नहीं, उससे विचलित ही होता है मन और गुमराह होता है विद्यार्थी, ठीक है जी। तो बेस्ट रिसोर्सेज देखो अगर देखा जाए तो देखो आपके स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो टीचर जो पढ़ाता है वो बेस्ट है,
ठीक है, वो नोट्स हो गए। आप घर पे जो पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, वो चीजें हो गई। और आप यूट्यूब वगैरह प्लेटफॉर्म्स पे वगैरह कोई टीचर्स अगर आपको पसंद हो या कोई इसका पढ़ाने का तरीका अच्छा हो, तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उनकी वीडियोस आप देख सकते हैं, समझ रहे हैं आप। तो वो एक तरीके से बेस्ट रिसोर्स हो गया। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं ना, उनको भी ध्यान में रख के चलना चाहिए, ठीक है। और हम बात करें नोट्स पर, आप कह रहे हैं नोट्स, तो नोट्स का देखो, सेल्फ नोट्स बहुत जरूरी। देखो रिसोर्सेज की बात करें, आप कह रहे हैं रिसोर्सेज, तो देखो रिसोर्सेज बहुत सारे हैं ऐसे तो, जी लेकिन ज्यादा इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके पास जो अवेलेबल चीजें हैं, उनमें बहुत अच्छे से आपकी टेक्स्ट बुक बहुत अच्छी होती है। आप वो टेक्स्ट बुक, जो आपके नोट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। आपको टीचर जो चीजें स्कूल में करवा रहा है वो बहुत अच्छी चीजें होती हैं। आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो यूट्यूब वगैरह पे जो पढ़ने को मिलता है, वो मैटर भी बहुत इनफ होता है, सफिशिएंट होता है, ठीक है। तो इतने रिसोर्सेज काफी हैं, जी। ठीक है। और बात करें, आप कह रहे हैं कि जो नोट्स का नोट्स की, महत्व है। तो नोट्स का महत्व है 12th क्लास में बहुत ज्यादा है, बहुत जी ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि देखो अब अंत के टाइम पर आप टेक्स्ट बुक थोड़ी ना रीड करने लग जाओगे इतनी मोटी, ठीक जी, है। तो आप अगर जो नोट्स आपने पूरे साल में जो बनाए जो हैं, शॉर्ट उन्हीं को, नोट्स तो बनाए, शॉर्ट हाँ नोट्स अलग होते हैं, शॉर्ट नोट्स अलग होते हैं, ठीक है। तो उस नोट्स के अंदर से निकले हुए जो चीजें होती है उनको शॉर्ट शॉर्ट नोट्स कहा नोट्स जाता कहते है, हैं। ठीक है। तो अब आप उस टाइम तो वो चीज कर नहीं सकते हो, इतनी थिक बुक्स होती हैं। तो आपको नोट्स नोट्स आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। मेन मेन चीजें आप जितना लिखना चाहो उनमें लिख सकते हो, वो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ये सब चीजें, जी ठीक है। तो नोट्स का बहुत महत्व है। नोट्स आप इस शुरुआत से ही बनाइए, ठीक है। सर, जो एग्जाम टाइम से पहले जो डेस्क वर्क जो लॉन्च होती है सर, वो स्टूडेंट के लिए कितना मतलब महत्वपूर्ण होती है? जी, देखो देखा जाए तो ये चीजें भी विद्यार्थियों को रखनी चाहिए। इससे क्या जी होता है कि विद्यार्थियों को क्या, थोड़ा सा सॉल्यूशंस के लिए, मतलब जो खूब सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो वो उससे प्रैक्टिस हो जाती है जी विद्यार्थियों की, ठीक है। एक तरीके से थोड़ा पेपर पैटर्न भी पता चल जाता है, ठीक है। तो विद्यार्थियों को इनमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई आप नहीं खरीदो, नहीं खरीदना चाहिए। उनसे चीजें आती भी है, ऐसी बात जी भी है, ठीक है। कई बार रिपीट भी हो जाती है चीजें। तो विद्यार्थियों को जो गाइड बुक वगैरह होती है और जो डेस्क वर्क वगैरह होती है वो रखनी चाहिए। जी वो उससे उनको हेल्प ही मिलती है उससे। कई विद्यार्थी जो टेक्स्ट बुक और जो गाइड बुक होती है ना, उसकी मदद से नोट्स भी बनाते हैं, जी सर। जो एग्जाम के टाइम पे उनके लिए काम आते हैं, ठीक है। तो ये इनमें कोई अड़चन नहीं है आपको रखने के लिए। आप रखिए, तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़िए। कोई चीज़ हमारे को अगर अच्छे से गाइड कर रही है, अच्छे से हमारे को नॉलेज दे रही है, तो उसको हम क्यों मना करें भाई, क्यों भाई। तो इस प्रकार की चीज़ें तो आप पढ़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं हर एक चीज़ों से। इस प्रकार से आपका ये जो डेस्क वर्क वगैरह जो आप कह रहे हैं, वो चीज़ें भी रखनी चाहिए विद्यार्थियों को, और उनसे भी तैयारी करनी चाहिए, और अपने जो नोट्स होते हैं उनको भी ध्यान में रखकर अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक अब है। सर, आपने बहुत ही अच्छा उत्तर बताया। अब सर, मैं आपसे अगला प्रश्न स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क पर करना चाहूंगा कि सर, एक तो स्टूडेंट स्मार्ट वर्क ही करता है और एक हार्ड वर्क ही करता है, तो सर मतलब आपके नजरिए से सही चीज क्या है? देखो मैं इनको काफ़ी, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, और मैं बहुत कम शब्दों में ही आपको बहुत अच्छी बात कह दूंगा। जी देखिए कि हार्ड वर्क क्या होता है और स्मार्ट वर्क, इस चीज़ पे हम थोड़ा सा इनको डिवाइड करके समझते हैं। हार्ड वर्क अगर जो आप पूरे साल से कर रहे हैं उसको हार्ड वर्क कहते हैं, जी और एग्जाम के टाइम क्या पढ़ना उसको स्मार्ट वर्क कहते हैं, जी समझ गए। पूरे साल तो आप हार्ड वर्क कर ही रहे हैं, और एग्जाम के पास जो करने का काम होता है वो उसको कहते हैं स्मार्ट स्मार्ट वर्क, वर्क। ठीक है। उस टाइम हार्ड वर्क नहीं इतना, ठीक है। तो ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि आप हार्ड वर्क पूरे साल कीजिए, पूरी साल। ये नहीं आप पूरे साल स्मार्ट वर्क ही करते रह रहे हैं, हार्ड वर्क आपने किया नहीं, तो आपकी काफी सारी चीजें छूट जाएंगी, जी सर। सीधी सी बात, ठीक है। जी तो आपको अपने एग्जाम के पास तक बहुत अच्छे से हार्ड वर्क करना है, सारी चीजों को कवर करना, तैयार करना है। और स्मार्ट वर्क जब आप करोगे तो उसका मीनिंग ये होता है कि आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है। जी सर। और सब चीजें भी तैयार है, अब कौन सी चीजों पे ज्यादा गौर करके मुझे तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है, समझ गए आप। जी सर। तो इसको स्मार्ट वर्क कहते हैं कि एग्जाम के टाइम पे मुझे कौन सी चीजें छोड़नी है और कौन सी चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको विशेष तौर पर उनको तैयार करना है। क्योंकि पूरे साल आप हार्ड वर्क करते हैं, और एग्जाम के पास जो आप तैयारी करते हैं, क्या क्या चीजें मुझे पढ़नी है, क्या क्या चीजें नहीं, उसको कहते हैं स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हार्ड वर्क भी करेंगे और स्मार्ट वर्क भी करेंगे। कई विद्यार्थी होते हैं तो एग्जाम के अंत तक हार्ड वर्क भी करते हैं और स्मार्ट वर्क स्मार्ट भी वर्क करते हैं, भी और कई विद्यार्थी होते हैं जो नवंबर दिसंबर तक हार्ड वर्क करते हैं, जी और एग्जाम के पास स्मार्ट आते हैं वर्क तो वो करते हैं। स्मार्ट वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये वो सभी विद्यार्थियों के ऊपर डिपेंड है, आप किस प्रकार से करना चाहो, ठीक है वो। लेकिन आपको हार्ड वर्क कभी भी छोड़ना नहीं, तैयारी अच्छे से करती रहने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से करते रहना है आपको तैयारी अच्छे से। तो इस प्रकार से कोई हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में इतना कोई डिफिकल्ट चीजें नहीं है।
सर बहुत ही अच्छा उत्तर बताया आपने। अब सर मैं आपसे अगला प्रश्न यह करना चाहूंगा कि सर बहुत से स्टूडेंट्स में बोर्ड एग्जाम का बहुत भय रहता है, तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि थोड़ा सा जैसे जैसे एग्जाम पास में आने लगती है ना, जी तो विद्यार्थियों के अंदर थोड़ा सा डर सा पनप सा जाता है। जी। तो काफ़ी चीज़ें उनके ऊपर भारीपन सा महसूस होता है उनको, और डरने लग जाते हैं कि यार कैसे क्या होगा, कैसा पेपर आएगा, डिफिकल्ट आएगा, हार्ड आएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें बहुत ज़्यादा बच्चों को डरा देती है। ठीक है, तो इस भय से निकलने का देखो ये कोई एक काल्पनिक भय है। ये जी सिर्फ हमारी इमेजिनेशन या हमारे कल्पना के आधार पे ये भय होता है। ठीक है, अगर हम इस प्रकार की कल्पना नहीं करेंगे तो क्या भय होगा? जी। नहीं। नहीं होगा ना। तो हमारे को थोड़ा सा हमारी कल्पना पे कंट्रोल करना है। ठीक, हमारे माइंड पे कंट्रोल करना है, और हमको डरना नहीं है। डरना किसी चीज से नहीं, क्योंकि आप डरोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, जी और कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा तो आप एग्जाम में इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान में रखना है आपको कि देखो, डरने वाली कोई बात नहीं, सामान्य सा पेपर आता है हर बार की, वही कहानी है। बहुत से बच्चे देते हैं बोर्ड एग्जाम। ठीक है, कभी कोई भी इस प्रकार की डरने वाली तो कोई बात नहीं, बोर्ड एग्जाम ही तो है। जी ठीक सर। है, तो साधारण साधारण तरीके से अपने आप को नॉर्मल नॉर्मल रखें, और बिना नर्वस हुए आपको एग्जाम कर कर आना। और माइंड में मैंने आपको कहा ना, स्टार्टिंग में कहा कि कल्पना पर आधारित है ये चीज। तो हमको इस प्रकार की कल्पनाएं नहीं करनी, इस प्रकार की इमेजिनेशंस नहीं करनी, ये ऐसा होगा वैसा होगा, और इस तरीके की धारणाएं नहीं बनानी। तो वो भय है ना, वो अपने आप धीरे 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 कम हो जाएगा, और जी इस प्रकार से फिर भय नहीं लगेगा किसी भी विद्यार्थियों को। और फिर आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी कॉन्फिडेंट भी महसूस करोगे आप सभी। ठीक है, तो इस प्रकार से एग्जाम के भय को आप नॉर्मलाइज कर सकते हो। का ज्यादा कोई जटिल काम नहीं है ये। सर आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। सर मेरा आपसे अगला प्रश्न पेपर में ध्यान रखने योग्य बातों को लेकर है कि स्टूडेंट्स को पेपर देते जाते समय व एग्जाम हॉल में बैठते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए व क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनका ध्यान में रखना चाहिए विद्यार्थियों को। देखो, जी पेपर आप जैसे कल मानो आपका पेपर है, तो अब आपको जो भी आपने तैयारी करी है उससे संतुष्ट हो जाना चाहिए, जी क्योंकि अब आप कोई इतना कोई तीर नहीं मार लोगे, और ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई चीज फिर पेपर से एक दिन पहले कुछ चीज एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, तो वो आपको दुविधा देगी। ठीक है, याद नहीं हो पाएगी आपको, समझते हो? तो आपने जितनी तैयारी करी है वो सफिशियंट होगी उस टाइम तक, फिर आप और तैयारी करने की कोई पेपर अगले दिन जैसे पेपर है तो उससे एक दिन पहले जितना आपने पढ़ लिया, जितनी आपको तैयारी करनी थी वो आपकी हो हो गई चुकी है। है। ठीक है, तो इस चीज को तो आपको वहीं सेटिस्फेक्शन मिल जाना चाहिए, वहीं संतुष्टि का भाव आ जाना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, और फिर आपको रात को, जैसे नहीं कई विद्यार्थी होते हैं पूरी रात जग जग के पढ़ के फिर पेपर देने जाते हैं, तो मैं ये चीज बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आप बिल्कुल इस चीज की सलाह नहीं देता हूँ मैं। आप 6 घंटे तो सोकर ही जाइएगा, 6 जिससे से कि 7 घंटे की नींद हाँ, होनी चाहिए। एग्जाम के पहले आप चाहे 6 घंटे जाके भी 6 घंटे भी सोए तो इनफ है। ठीक है, सफिशिएंट है। हाँ, तो आपको ये ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि कई विद्यार्थी सोते नहीं है, तो जी ये चीज को आपको अवॉइड करनी है। आपको कल अगले दिन पेपर में जाके माइंड चलाना है, जी चीजों को याद करना, रिकॉल करना है, फिर लिखना है। तो माइंड का रिलैक्स होना तो बहुत जरूरी है ना। जी सर। अगर माइंड ही रिलैक्स नहीं रहेगा तो आप याद नहीं कर पाओगे चीजों को कि क्या याद करा था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखने योग्य बात है कि आपको 6 घंटे सोना सोकर ही है। ही जाना है। ठीक है, अगले दिन जब जैसे आपका पेपर हो, आप जाएंगे टाइम समय, जैसे एग्जाम से 1 घंटे पहले आप पहुंच जाइएगा सेंटर में, और फिर उसके बाद जैसे आपके पास पेपर आ जाता है, जी तब आपको क्या करना है। देखो, कई बार विद्यार्थी क्या होता है, पेपर देखते ही थोड़े से भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं कि यार ये कैसे पेपर आ गया। इंटेलिजेंट विद्यार्थियों की भी बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन आपको उस टाइम अगर आप ज्यादा भयभीत हो जाते हो या फिर उससे डर जाते हो, तो फिर क्या आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और फिर आप ढंग से पेपर नहीं कर पाते हो। थोड़ा सा भय जी के साथ पेपर करते हो तो उतनी अच्छा निखार नहीं आता है, जी उतने अच्छे तरीके से आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। तो पेपर जैसे ही खोलोगे तो आपको उसको अपना एक इजी मोड ऑन कर देना, एक तरीके से इजी हो जाना आपको, और रिलैक्स होकर आपको एक बार पेपर पढ़ लेना पूरा। ठीक है, और पूरे पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ चीजों को पढ़ना है अच्छे से, और फिर आपको अपना कॉन्फिडेंस को खुद ही बूस्ट करना है जी कि चलिए अब मैं पेपर स्टार्ट करता हूँ। आत्मविश्वास के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अब आपको पेपर स्टार्ट करना है। ठीक है, और फिर पेपर लिखते समय जब आप आंसर राइट कर रहे हो, तब आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जो भी चीजें आपने याद करी है उनको रिकॉल करना है, याद करना कि अच्छा वो चीज थी, ऐसे थी, ठीक है, लिख दी। जी ठीक है,
कॉन्फिडेंस अगर जैसे ही लूज होता है या फिर थोड़ा सा भी आप क्वेश्चन से डर जाते हो या भयभीत हो जाते हो, तो वो चीज आपके आगे भी आप पेपर करोगे तो आपको दिक्कत देगा। जी तो आपको किसी भी क्वेश्चन से डरना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन से ऐसे भयभीत नहीं होना जिससे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो और फिर आपका पेपर खराब हो जाए। जी सभी क्वेश्चंस को सामान्य तरीके से लेना है और अच्छे से अटेम्प्ट कर आना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को आप छोड़ कर ना आइएगा, ये मैं पर्सनल सलाह दूं आपको कि कुछ ना कुछ जो भी उस चीज से रिलेटेड हो उसको आपको लिख कर ही आना चाहिए। जी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो हो उसको आपको छोड़कर नहीं आना चाहिए, सभी चीजों को आंसर लिखकर ही आना है, आपको चीजें कोई भी छोड़नी नहीं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको पेपर करना है। आपको ज्यादा इधर उधर अपने जो विद्यार्थी बैठे उन पे भी ध्यान नहीं देना है। जी। और टाइम मैनेजमेंट, जी। पेपर का जो पेपर होता है उसका जो टाइम होता है वो 3.25 घंटे का होता है, 3 आवर्स का होता है, ठीक है। तो अब देखो पेपर भी लेंदी होता है, तो जी। कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी पेपर करते करते बहुत समय लगा देते हैं और कई बार इधर उधर देखने में लगा जी। देते हैं, तो फिर पेपर छूट जाता है। जी सर। वो चीज बहुत खराब है। तो आपको जब पेपर करते समय आपको टाइम मैनेजमेंट की, ये पोर्शन मुझे इतने टाइम में कर देना है, ये पोर्शन मुझे इतने टाइम में कर देना है, ये पोर्शन मुझे इतने टाइम में कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको टाइम मैनेजमेंट भी बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको अपनी आंसर राइटिंग भी ध्यान में रखना है, ज्यादा काटापीटी नहीं करनी है, इजी भाषा में जो चीजें लिख सको आप अच्छे से लिख सको, एक्सप्रेस करना, लिखना है, अपना व्यू बताना है, जी ठीक है। काटापीटी नहीं करनी है और इजीली आप अपना पेपर कर सकते हो। सेक्शंस के हिसाब से करना है, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई जी थी सर। कि जो आप सेक्शन कर रहे हो उस सेक्शन के जो क्वेश्चन है उसी को कीजिए पहले, बीच में कोई दूसरा मत लाइए, उसको कीजिए फिर नेक्स्ट कर लीजिए। तो इस प्रकार से ये चीजें हैं। और जैसे कई विद्यार्थी होते हैं वो नकल वगैरह में भी थोड़ा सा उनकी फिराक में होते हैं कि भाई नकल वगैरह हो जाए तो थोड़ा जी। सा मदद मिल जाए, होता थोड़ा है सा सर कर दें, ऐसा। है ना। तो ऐसा ये चीजों पे नहीं करनी चाहिए, इससे आपकी आगे फ्यूचर के लिए भी गलत चीजें एक जी। वो होते हैं, गलत सीख लेते हो आप इससे। तो नकल वगैरह पे भी आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। आपने जितनी तैयारी करी है उतनी अपनी तैयारी पे विश्वास रखिए और अपना पेपर ईमानदारी से कर आइए, जी। ठीक है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जैसे आपका पेपर, आप, मेरा ये कहना है कि जैसे 3.25 घंटे का पेपर होता है तो आप 3 घंटे में अपना पेपर आराम से कंप्लीट कर लीजिए। और जो फिर वो 15 मिनट है ना, उसमें एक बार आप अपनी नोटबुक में देख लीजिए कि आपने किस प्रकार से सारे आंसर लिखे हैं, कोई जी। छूटा तो नहीं है, जी। कोई चीज मैं स्किप तो नहीं कर गया, भूल तो नहीं गया, हाँ जी। मैंने सही तो लिख दिया, कुछ छोड़ तो नहीं दिया है। जी। तो वो जो 15 मिनट है, वो लास्ट के जो 10 मिनट है, आप प्लीज अपनी नोटबुक को ऑब्जर्व करने में टाइम दीजिए उसमें, सही है। कि उससे क्या क्या पता बाई चांस कुछ छूट जाए कुछ और वो छूटा। आपको आता हो, हाँ। ठीक है। तो वो चीज एक बार देख ली जाती है ना, तो फिर वो बाद में कई बार आप जाते हो घर पे फिर रिग्रेट होता है, जी। यार वो चीज मुझे आती थी मैं छोड़कर आ गया, जी। ठीक है। तो एक बार आप पेपर कंप्लीट होते ही अंत के 10 मिनट 15 मिनट में एक बार आप अपनी नोटबुक को रीड कर लीजिए, कि देख लीजिए ढंग से क्वेश्चन पेपर को भी और अपनी नोटबुक को भी, कि इस प्रकार से मैंने ये सारा सब करा है, ठीक है। तो नोटबुक ऑब्जर्व करना जरूर ध्यान में रखें आप सभी। धन्यवाद सर, मुझे आपसे बात करके बहुत ही खुशी महसूस हुई। बस सर, आपने मेरे हर प्रश्न का बहुत ही शानदार जवाब दिया और सर आपने 12th के जो विद्यार्थी है उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है इस वीडियो में। और सर उनके मतलब काम में आने वाली उन सभी चीजों को इस वीडियो में रखा है जो उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। धन्यवाद कृष्ण, आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ, ये सारी चीजें आपने मुझसे आस्क करी, पूछी, और ये सभी उन तमाम विद्यार्थियों को भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से गाइडेंस मिल गई जी। इसके थ्रू, जी सर। जिससे उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल वीडियो हो जाएगा। पूरी 12th की जर्नी में जी। वो इन सभी चीजों को अगर फॉलो करेंगे तो उनके बहुत अच्छे मार्क्स में इम्प्रूवमेंट होगा, जी ठीक है। सर। उनकी मार्क्स में इम्प्रूवमेंट होगा और उनकी जो चीजें आपने मुझसे डिस्कस करी, जो चीजें बच्चे फेस करते हैं, दुविधाजनक चीजें उनको लगती हैं, उन सारी चीजों पे हमने डिस्कस कर लिया है। जी। और बहुत अच्छे से मैंने आपको कोशिश कर आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्रदान किया, जिससे आप सभी विद्यार्थी एक स्ट्रेटेजी वाइज एक अच्छे तरीके से गाइडेंस के साथ आप अपनी पूरी 12th क्लास में परफॉर्म करें अच्छे से। तो होप करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो आज का वीडियो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमने मोस्ट ऑफ दी जो डाउट्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको कवर कर दिया है इस वीडियो में, ठीक है। तो फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट हो या कोई शंका हो, कुछ भी आपको पर्सनली आस्क करना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आस्क कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वहां पे आप डिस्कशन वाला सेक्शन है, वहां पे जाके भी आप डिस्कस कर सकते हैं। क्लास 12th के स्टूडेंट हैं अगर आप, और आपको इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आप आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें मैंने वेल अरेंज्ड
पूरे सिलेबस को बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखा है। बहुत ही विद्यार्थी हैं जो फायदा उठा रहे हैं और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको इंग्लिश में 95 प्लस मार्क्स स्कोर करना है तो आप आज ही मुझसे जुड़ सकते हैं। और आपको ये वीडियो सेशन कैसा लगा, आपको किस प्रकार का आज का जो हमारा सेशन था वो किस प्रकार का लगा, आप जरूर अपने व्यूज और जो भी आपके ओपिनियंस हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। होप करता हूँ आप सभी को बहुत ही मजा आया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी ने एंजॉय करा होगा और काफी सारी चीजें सीखी होंगी। तो मैं फिर मिलूंगा आप सभी विद्यार्थियों से, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।